कभी डॉक्टर उदय प्रताप जी ने एक शेर कहा कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आज के दौर में जो एक सबसे बड़ी कमी आई है वो यही आई है कि चंद ऐसे लोग इक़्तिदार पर आ गए हैं जो ये सोचते हैं कि बस उनके अलावा इस मुल्क में किसी ने कुछ किया ही नहीं, जो हर दिन हमसे सवाल करते हैं कि 70 साल में दिया क्या गया इस मुल्क को, जो हर दिन हमारे बुजुर्गों की विरासत पर सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे नमूने छोड़ रखे हैं इस समाज में जो कभी कभी बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के ये कहते हैं कि आज़ादी 1947 में नहीं बल्कि 2014 में मिली। ऐसे ऐसे विजुअल्स, ऐसे ऐसे वीडियोस हमारे सामने तैर रहे हैं। ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अलग ऐलान चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला करके जो विरासत है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके नामों को, उनके कामों को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। ज़रूरत आन पड़ी है। अल्पसंख्यक विभाग की एक छोटी सी कोशिश है। मैं चाहता हूं, आपसे दो गुजारिश करूंगा कि ये सेमिनार है, ये कोई चुनावी सभा नहीं है और ये मुशायरा भी नहीं है। दो चीज़ों को आपको खास तौर से ख्याल रखना है कि इस सेमिनार को सेमिनार की तरह सुनना है। इसमें 2 सत्र रहेगा। पहला ये कि कुछ विषय हैं जिस पे हमारे वक्ता बात रखेंगे। आदरणीय अशोक कुमार पांडे जी बात रखेंगे मौलाना आज़ाद और राष्ट्रवाद, इस विषय पर, और इस विषय के इर्द गिर्द अपनी बात रखेंगे। राम पुनियानी जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो मौलाना आज़ाद साहब का व्यक्तित्व और उनका जो कृतित्व है और आज़ादी के वक्त का जो देश में माहौल था उस विषय को जोड़ते हुए अपनी बात रखेंगे। और चूंकि एक बड़ा तजुर्बा, एक बड़ी लंबी फहरिस्त यादों की हमारी सबसे बुजुर्ग शख्सियत जो यहाँ पे मौजूद है, मोहसिना किदवई जी, मैं उनसे चाहूँगा कि वो इस विषय के इर्द गिर्द बोलें कि पंडित नेहरू जी, मौलाना आज़ाद साहब और कांग्रेस पार्टी के जो रिश्ते थे उस रिश्ते पर बात रखेंगी तो हम सब उससे फैज़याब होंगे। मैं इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करने चल रहा हूँ। थोड़ी देर में हमारे कोषाध्यक्ष महोदय भी इस कार्यक्रम को ज्वाइन करेंगे, आदरणीय पवन कुमार बंसल साहब। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं विधिवत शुरुआत करूँ और दिल्ली के जो हमारे प्रभारी हैं भाई शक्ति सिंह गोहिल जी, मैं उनके लिए विषय की कैद नहीं रख रहा हूँ चूँकि वो गुजरात से आते हैं, इसलिए विशेष तौर पे मैं चाहता हूं कि उनकी कही गई बात देश में और महत्व रखती है और दूर तक असर करती है। तो मैं बड़ी मोहब्बत से गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम शक्ति सिंह गोहिल जी से, जो राज्यसभा सांसद भी हैं और दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप आएँ और अपनी बात रखें ताकि हम इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू कर सकें। मोहतरम शक्ति सिंह गोहिल जी, आप एक ताली बजा कर स्वागत करें। थैंक यू इमरान भाई। हमारी पथदर्शक सीनियर नेता मोहसिना किदवई जी, जिनको सुनना अपने आप में एक फ़ख्र महसूस करने जैसा लगता है, ऐसे हमारे दोनों विद्वान वक्ता राम पुनियानी जी, अशोक भाई जी, जो ऐसे शायर हैं कि जो दिमाग और दिल दोनों पे छा जाते हैं, लोगों को दीवाना कर देते हैं। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन मेरे भाई जनाब इमरान भाई, नेता डिसोजा जी, इस सभागृह में मौजूद सभी भाइयों बहनों और साथियों, कहा जाता है ना, सदियों रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, सदियों रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है दीदार। सदियों में कोई एक ऐसी हस्ती पृथ्वी पर आती है
कि जो अपने जीवन से, अपने कर्तव्यों से एक नई फिजा, एक नया माहौल खड़ा करके जाते हैं और फिर सदियों तक हम उन्हें याद करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब उन हस्तियों में से हैं जो सदियों में आते हैं और सदियों तक लोग उनको याद करते हैं। हम सब की ओर से मैं दिल से मौलाना आज़ाद साहब की इस जन्म जयंती पे श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में यहाँ बताया गया, पर 35 साल की उम्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई बना सबसे कम उम्र में बनने वाले, तो मौलाना आज़ाद साहब सिर्फ 35 साल के। इस देश की आज़ादी के इतिहास में अगर कोई महत्व की बात है, कोई सबसे बड़ी मूवमेंट जिसने आज़ादी दिला दी, तो वो मूवमेंट थी क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंद छोड़ो। और इस मूवमेंट को चलाई थी अगर किसी पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी थी। और उस मूवमेंट को जब कांग्रेस पार्टी ने चलाई, तो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आज़ाद साहब। मैं लंबी बात इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कहा जाता है कि शुक्र करो बोलने का इल्म मिला है, शुक्र करो बोलने का इल्म मिला है, पर दुआ करो कि ज्ञानियों की सभा में मौन रहने का सामर्थ्य मिला। अभी ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं, राम पुनियानी साहब और अशोक भाई, इनकी मौजूदगी में मेरे जैसे को तो यही दुआ करनी चाहिए कि मौन रहने का सामर्थ्य मिले। हमें लंबी बात नहीं करनी है। बहुत लोग थे उस वक्त भी और आज भी पेट्रोल छिड़कने वाले, हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाने वाले, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता होता है, राम का मरे या रहीम का मरे, अपनी खुदगर्जी भरे, वही उनका काम होता है। और उस वक्त पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे जो एक फायर ब्रिगेड का काम करते थे, दिलों को जोड़ने का। कहते हैं ना, बहुत आसान है नशा पिलाकर किसी को गिराना, अरे मजा तो तब है जब गिरते हुए को संभालो। और उस माहौल में एक सच्चे सेक्युलर बन के, एक सच्चे मौलाना बन के अगर इस देश के अंदर दिलों को मिलाने का काम किया, तो मौलाना आज़ाद साहब थे। मैं उनको नमन करते हुए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। मुझे आप सबसे मिलने का, मौलाना साहब के लिए दो लफ्ज़ कहने का हमारे भाई इमरान भाई ने मौका दिया, उसका शुक्रगुजार हूँ। दुआ करते हैं कि जो माहौल मौलाना साहब चाहते थे वो हमारे देश में बने। उस वक्त भी खुदगर्ज लोग थे, वही सोच आज भी बैठी है। और मैं सिर्फ 2 लाइन कह के, क्योंकि किसी शायर ने लिखा हो, इमरान भाई के बीच में आ जाता हूं तो मेरे अंदर भी कहीं से शायर मचलने लगता है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में, झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में, मुखबिर देशभक्त हो गए। झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में, मुखबिर देशभक्त हो गए। जुमलों के बाजार में
आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने देशद्रोही हो गए मोदी तेरे राज में। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं शक्ति भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दो बातें मैं देख रहा हूँ कि ऊपर बहुत सारे साथी खड़े हैं और इस भीड़ में कई सारे ऐसे साथी भी हैं जिन्हें अगली सफ़ों में बैठना था और वो बड़ी खामोशी के साथ पीछे जाके बैठ गए हैं। मैं उनकी इस सादगी को सलाम करता हूँ। तहजीब हाफी का शेर है कि तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया, और वो जिसे चाहे उसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। तो आप सारे लोग जिस सादगी के साथ बैठे हैं मैं उस सादगी को सलाम करता हूँ। दो चीज़ें हैं कि आप सबके मोबाइल में एक साइलेंट का एक ऑप्शन होता है, बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि उसे लगा लें, क्योंकि इस भीड़ में जब आपका फ़ोन बजता है तो सारी निगाहें आपकी तरफ मुड़ती हैं और लोग आपको बहुत हिकारत से उस वक्त देखते हैं। तो मुझे मलाल होता है, कश्ती का जिम्मेदार फ़कत नाखुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं ये बात खुद के अंदर लानी चाहिए। तो मेरी गुजारिश है कि फ़ोन ऑफ कर लें। एक बात मैं राम पुनियानी जी और अशोक पांडे जी से, मोहसिना जी से बड़ी एहतराम से कह दूँ, सेमिनारों की एक परंपरा रही है किसी भी बड़े शहर में कि ख़ास तरह की ऑडियंस है, ख़ास तरह के वक्ता हैं, वो दायरा कभी टूटता नहीं। इस सेमिनार में मेरी कोशिश ये थी कि मैं वो दायरा तोड़ूं और ऐसी ऑडियंस निकाल के लाऊं, ऐसे श्रोता निकाल के लाऊं जो पहले से सेमिनारों में कम बैठते रहे हैं या नहीं आते रहे। आज आपको अच्छा लगेगा कि इस भीड़ में ऐसी तमाम ख़वातीन बैठी हैं जो माशाल्लाह हिजाब में हैं, पर्दे में हैं। वो शायद ही घरों से किसी चुनावी या किसी राजनीतिक सभाओं के लिए निकली हो, लेकिन आज मौलाना साहब के एहतराम में उन्होंने हम सब की दावत कबूल की, वो यहाँ आई हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, उनका भी सम्मान करता हूँ। तमाम ऐसे बुजुर्ग भी हैं और मौलाना आज़ाद साहब जैसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखते थे वो हिंदुस्तान आज आपको इस सभागार में दिखेगा। हमारे सरदार भाई बैठे हैं, हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, हिंदू भाई बैठे हैं, हमारे ईसाई भाई बैठे हैं। शायद ऐसे ही हिंदुस्तान का ख्वाब मौलाना आज़ाद साहब देखते थे। मैं आइए अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए आपके लिए सूचना दूं कि ये मैंने कहा था 2 सत्र में रहेगा ये कार्यक्रम। पहले सत्र में हमारे वक्ता बोलेंगे और आखिर में हम आपसे भी सवाल लेंगे। 10 मिनट का, 15 मिनट का एक ऐसा सेशन भी चलेगा जब आप सुनिए, सुन करके कुछ सवाल जो आपके जहन में रहे वो अपने तक रखिए। बाद में हम आपके पास तक माइक पहुंचाएंगे और आप हमारे वक्ताओं से आपके दिलो दिमाग में जो शको सुबह होगी, जो बात आप जानना चाहते होंगे, वो सवाल आप पूछेंगे तो हमारे वक्ता अशोक पांडे जी, राम पुनियानी जी उसका जवाब भी देंगे। तो ये सेशन थोड़ा और रोचक हो सकेगा। तो इसके लिए पहली शर्त यही है कि आपको सबको बहुत गंभीरता से सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तभी अच्छे सवाल आप गढ़ पाएंगे। और जब आप सवाल पूछें तो उस वक्त सवाल सुनने वाले लोग सवाल के लिए ताली बजाएं, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप वक्ताओं को सुनेंगे। आइए मैं इस सत्र को आगे बढ़ाता हूँ और एक ऐसे वक्ता को बुला रहा हूँ जो सरकारी नौकरी में थे, लेकिन पढ़ने लिखने की जिद ऐसी थी और पढ़ने लिखने के बीच में सच लिखने की जिद ऐसी थी कि नौकरी छोड़ दी और लेखन का काम शुरू किया। और पिछले 4-5 साल में अपनी किताबों के जरिए, कश्मीर पर एक किताब उनकी बहुत मशहूर हुई, कश्मीर नामा, और भी कई किताबें, उसने गांधी को क्यों मारा, गांधी जी पर उनकी किताबें पूरे देश में, दुनिया में पढ़ी जा रही हैं। वो हमारे बीच आए हैं। आप उन्हें ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, उनके वीडियोस यूट्यूब पे लगातार सुनते हैं और मैं खुद उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। उन्हें पढ़ना, उनसे तमाम ऐसे जो प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं पुराने हमारे बड़ों के लिए, पुरखों के लिए, आज़ादी के सेनानियों के लिए, उनके बारे में जब वो फैक्ट्स रखते हैं तो अकाट्य होते हैं। और मैं ये मानता हूं कि संघ की जो प्रयोगशालाएं हैं अफवाह फैलाने की, उसका इस देश में सबसे अच्छा काउंटर कोई कर रहा है तो अशोक पांडे जी कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं अशोक कुमार पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। मोहतरम अशोक पांडे जी। आदरणीय मोहसिना जी, राम पुनियानी सर, शक्ति सिंह जी, नेताजी और इमरान भाई,
नहीं, आवाज़ में पकड़ लूँगा। 2 साल पहले एक छोटी सी जगह है दिल्ली में, गांधी पीस फाउंडेशन, वहाँ पर मौलाना साहब पर एक प्रोग्राम करने के लिए मैंने प्रोफेसर रिजवान कैसर साहब को फ़ोन किया, जो उस ज़माने में, उस समय जामिया में थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, अशोक यार तुमको मौलाना की याद कैसे आ गई, मौलाना को तो सब भूले हुए हैं। रिजवान साहब आज नहीं है दुनिया में, कोविड उनको ले गया हमसे। उनका भाषण अगर आप सुनना चाहें तो मेरे ट्विटर अकाउंट पे अभी उनका यूट्यूब वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले लोड किया है। तो आज मौलाना साहब के साथ साथ मैं रिजवान साहब को भी याद कर रहा हूँ, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में सबसे शानदार अथॉरिटी थे। अगर अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं तो आप लोग रिजवान साहब की किताब ज़रूर पढ़िएगा। मौलाना साहब पे बातचीत शुरू करने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये सोच के बैठा हो कि मौलाना साहब सिर्फ मुसलमानों के नेता थे, तो वो मौलाना साहब के साथ भी अन्याय कर रहा है, इस कौम के साथ भी अन्याय कर रहा है, इस मुल्क के साथ भी अन्याय कर रहा है, और सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी की उस सेकुलर परंपरा के साथ अन्याय कर रहा है, जिस परंपरा में मौलाना साहब भी आते थे, गांधी भी आते थे, नेहरू भी आते थे और तमाम सारे लोग आते थे। वो उस परंपरा को भूल जा रहा है जिसमें शफी अहमद किदवई साहब की हत्या कर दी गई थी, और ये हत्या किसी और ने नहीं की थी, मुस्लिम लीग के लोगों ने की थी। वो इस परंपरा को भूल जा रहा है कि एक तरफ सावरकर कांग्रेसी हिंदुओं को फर्जी नेशनलिस्ट कहते थे, तो दूसरी तरफ लीग वाले यानी जिन्ना साहब कांग्रेसी मुसलमानों को फर्जी नेशनलिस्ट कहते थे। यानी वो उस परंपरा को भूल जा रहा है जो 1857 से लेके 1947 तक हिंदुस्तान के सीने में आग की तरह जलती रही हिंदू मुस्लिम एकता की परंपरा। सब जानते हैं कि मौलाना साहब का जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था 1888 में। लेकिन 2 बातें मैं आपको बता रहा हूं मौलाना साहब के खानदान के बारे में, फिर मैं धीरे धीरे उनके विचारों की तरफ जाऊंगा। मौलाना साहब के खानदान में एक शेख बहलोल देहलवी साहब हुए हैं। शेख बहलोल देहलवी साहब अकबर के ज़माने के थे, और जब कुछ मौलानाओं ने मिलकर अकबर को मुज़त हिंद बनाने की बात की, यानी धार्मिक मामलों में फैसला देने लायक बनाने की बात की, तो शेख बहलोल देहलवी ने कहा कि वो बादशाह हैं लेकिन मुज़त हिंद नहीं बन सकते। और उनके जो साहबजादे थे उनसे भी एक कदम आगे निकले शेख मोहम्मद साहब। मौलाना की जो शुरुआत हुई थी वो शायरी से हुई थी। इमरान भाई शायर थे और आज़ाद नाम रखा था, जैसे तखल्लुस रखने का होता है, तो प्रतापगढ़ी की तरह उन्होंने आज़ाद रखा था। और फिर हुआ ये कि उनका असली नाम लोग भूल गए और वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए। 1908 में उनके खानदान के लोग थे वो कलकत्ता आ गए थे, और 1908 में उनके पिता की मौत हुई, पिता की मृत्यु हुई। पैसे रुपए थे, पता नहीं क्या सूझा, जवानी के उस जोश में वो निकल पड़े और तुर्की गए, इराक गए और कई सारे देशों में घूम कर आए। और जब लौट के आए, तुर्की और इराक से लौट के आए, वहां अरब और तुर्क क्रांतिकारियों से मिले, तो यहां आकर उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को हुकूमत बरतानिया की मातहत छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। और जिस जोशो जुनून में कलकत्ता आए थे, कलकत्ता आप जानते हैं उस जमाने में इंकलाबियों का ठिकाना हुआ करता था, तो सबसे पहले इंकलाबी मूवमेंट में शामिल हो गए। गदर मूवमेंट का बड़ा जोर था उस समय, गदर मूवमेंट के साथ वो जुड़ गए और उस इंकलाबी मूवमेंट में शामिल हो गए। लेकिन फैसला उन्होंने ये किया कि वो धार्मिक मामलों पे, ये भी आप लोग जानते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी। उनके जो पिता थे वो ना तो ये चाहते थे कि वो सैयद साहब के कॉलेज में पढ़ें, और ना ये चाहते थे कि अंग्रेजी जिस तरह की शिक्षा है वो लें। इसलिए घर में ही उनको अरबी की और कुरान की और बाकी सारे धर्मशास्त्र की शिक्षा दी गई थी। तो 1912 में अपना पहला काम उन्होंने शुरू किया, अल हिलाल करके अखबार निकाला। आप अगर मौलाना साहब को पढ़ना शुरू करेंगे तो वो कहीं और की थ्योरी लेके नहीं आते हैं, वो कुरान के माध्यम से समझाते हैं कि कुरान कैसे सबके साथ मिलजुल के रहने की बात करती है। वो बताते हैं कि ये समझ ही गलत है कि हिंदुस्तान में 2 कौमें रहती हैं। यहां से मैं अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूं, नेशनलिज्म के मामले पे। अगर आजादी की लड़ाई में आप देखेंगे तो नेशनलिज्म की पूरी लड़ाई क्या थी?
नेशनलिज्म की लड़ाई ये थी कि एक तरफ अल्लामा इकबाल साहब, सर सैयद ने सीधे तो नहीं कहा था लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहा था, और बाकी सारे लोग ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान में दो कौमें हैं और दो कौमें जो हैं वो दो अलग अलग नेशन स्टेट बनाती हैं, दो अलग अलग राष्ट्र बनाती हैं, दो अलग अलग मुल्क बनाती हैं। अगर आप अल्लामा इकबाल साहब का लॉजिक पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि इस्लाम जो है वो किसी और दीन के साथ, किसी और धर्म के साथ रह ही नहीं सकता। और उनका बहुत खूबसूरत जवाब कहीं किसी और जगह से नहीं आया, मदनी साहब ने दिया, मौलाना हसन मदनी साहब ने जवाब दिया। और मौलाना हसन मदनी साहब ने कुरान के सफ़े पलट डाले और ये साबित कर दिया कि ये बिल्कुल गलत बात है और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल तमाशा है कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। आप देखिए इसके ठीक बगल में क्या हो रहा था। ठीक बगल में हमारे विनायक दामोदर सावरकर 5 बार माफी मांगकर जेल से निकलने के बाद, जहां जेल में जाने से पहले वो 1857 में कसीदे पढ़ रहे थे बहादुर शाह जफर के, जहां जेल में जाने से पहले वो जब किस्से सुना रहे थे आपको अवध के, तो वहां के मौलानाओं के संघर्ष के बारे में, अजीमुल्लाह साहब के संघर्ष के बारे में पूरी इज्जत के साथ बात कर रहे थे। वो जेल से निकल के आने के बाद, और यहां इस हाल में जितना मेरा रिसर्च है, मैं ये दावा करता हूं कि जैसे भाई परमानंद आर्य समाज वाले, उनके सामने ये शर्त रखी गई थी कि आप कांग्रेस में और गदर पार्टी में शामिल नहीं होंगे, ऐसी ही कोई शर्त रखी गई थी। एंड ही वाज वर्किंग एज अ ब्रिटिश एजेंट। और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने क्या किया, 1924 में हिंदुत्व लिखा। और हिंदुत्व पूरी किताब क्या कहती है, एक लाइन में कहती है कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं। गोयल साहब गुजरात से आते हैं। अहमदाबाद में जो 1937 में पहली हिंदू महासभा की मीटिंग हुई जिसमें वो प्रेसिडेंट थे, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। ये मिला जुला नेशनलिज्म था। इसी के खिलाफ अंग्रेजों ने दो राक्षस खड़े किए, एक तरफ जिन्ना को खड़ा किया और एक तरफ सावरकर को खड़ा किया। और इसीलिए मैंने बताया कि दोनों के नंबर 1 दुश्मन जो थे वो कौन थे, वो कांग्रेस के लोग थे। सावरकर बाकियों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। मुस्लिम लीग, अगर आप उनके अध्यक्षीय भाषण पढ़ेंगे तो मुस्लिम लीग के बारे में 2-4 गालियां देके निकल जाते हैं, लेकिन हर प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 5-5 पेज, 6-6 पेज सिर्फ कांग्रेस के बारे में लिखा है। और सिर्फ कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस से जब फॉरवर्ड ब्लॉक बन गई सुभाष चंद्र बोस ने, आज संघी बहुत शोर करते हैं कि सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की दोस्ती और वगैरह वगैरह। अगर आप आरएसएस की वेबसाइट पे या फिर बीजेपी की वेबसाइट पे या फिर सावरकर की अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके सावरकर के भाषणों का वो कलेक्शन डाउनलोड कर लें तो आप देखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बाद, पहले वो अकेले कांग्रेस को गाली देते थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बाद कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक दोनों को गालियां देना शुरू करते हैं। ऐसे माहौल में 1923 में पहली बार मौलाना आजाद को कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया। जैसा कि शक्ति भाई ने बताया, उस समय उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। और कांग्रेस में कैसे कैसे स्टारवार्ट्स थे, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, पटेल, ऐसे ऐसे स्टारवार्ट्स के बीच में उनको तब प्रेसिडेंट बनाया गया जब कांग्रेस टूटने के खतरे में थी, जब हालत यह थी कि परिवर्तनवादियों और परिवर्तन विरोधियों के बीच में इतना बड़ा गैप आ चुका था कि लोगों को लगता था कि शायद कांग्रेस टूट जाएगी। उस समय उन्होंने रामगढ़ अधिवेशन में एक भाषण दिया। रामगढ़ में अधिवेशन हुआ 1923 में, और उसमें मौलाना आजाद ने भाषण दिया। वो भाषण कहीं मिले तो जरूर पढ़िए। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा कोशिश करता हूं पढ़ देने का, अगर मुझे मिल जाता है। वो जाने दीजिए, ढूंढने और पढ़ने में पूरा फ्लो खत्म हो जाएगा। उस भाषण में उन्होंने 2 बातें बहुत साफ कही। पहली बात, उन्होंने उसी नेशनलिज्म की दोहराई जिसकी वो लगातार कर रहे थे, और दूसरी बात जो उन्होंने कहा वो कहा कि अगर आज देश को कोई आजादी दिला सकता है और अगर आज कोई ऐसी पार्टी है जो दोनों कौमों को साथ लेकर चल सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। अगर छोटी मोटी चीजों के चलते हम कांग्रेस को तोड़ देंगे तो देश की आजादी का मूवमेंट ही खतरे में नहीं पड़ेगा, बल्कि हिंदुओं और मुसलमानों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। जब वो 1914 के आसपास
गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। 18 जनवरी 1920 को उनकी मुलाकात हुई थी हकीम अजमल खान के घर पर गांधी से। हकीम अजमल खान उस मुलाकात का किस्सा सुनाते हैं और बताते हैं कि उसमें पटेल साहब भी थे, शौकत अली और उनके भाई भी थे और खुद मौलाना भी थे। उस समय गांधी ने पहली बार उनको अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते में बताया। और हकीम साहब कहते हैं कि जहां बाकी लोग अभी सोच ही रहे थे, कई दिनों बाद बाकी लोगों ने फैसला लिया। मैं ये कहानी ये बताने के लिए सुना रहा हूं कि एक तरफ गांधी थे जो हिंदू परंपरा से आते थे, इतनी हिंदू परंपरा से आते थे कि दोनों अलग अलग परंपराओं के लोग अपने रास्ते पर चलते हुए कहां पहुंचते हैं, यहां पहुंचते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी और हिंदुस्तान की भलाई अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते से आजादी हासिल करने में है। ये उस नेशनलिज्म का स्रोत था जिस नेशनलिज्म की मैं लगातार बातें कर रहा हूं। अल हिलाल पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया, अगले ही 2 महीने बाद उन्होंने नया अखबार निकाला और अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इस तरह से इनको नहीं रोका जा सकता, तो उनको कलकत्ता से दरबदर कर दिया गया, शहर बदर कर दिया गया और ले जाकर रांची में उनको नजरबंद कर दिया गया। लेकिन सब लोग नजरबंदी और गिरफ्तारी में माफी नहीं मांगते हैं। कुछ सच के वीर होते हैं जो गिरफ्तारी और नजरबंदी में भी अपना काम जारी रखते हैं। दिल्ली में, यही दिल्ली में जामा मस्जिद में बुलाया गया स्वामी श्रद्धानंद को भाषण देने के लिए। यह पहला मौका था जामा मस्जिद की तामीर से लेके अब तक जब कोई हिंदू नेता अंदर गया था और भाषण देकर आया था। और जब पुलिस गिरफ्तार करने आई तो श्रद्धानंद के चारों तरफ मुसलमानों ने घेरा बना लिया था और गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अंग्रेजों को दर्द तो होना ही था और जब यह दर्द हुआ तो कुछ मौलानाओं को पकड़ा गया। देखिए, ये टीवी पे जो हमारे मौलाना आते हैं गालियां खाने के लिए, ये हमेशा से रहे हैं। तो ऐसे कुछ मौलानाओं को पकड़ा और पकड़ के कुछ अखबारों में लिखवाया और कुछ बयानात जारी करवाए कि ये कुरान के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है कि जामा मस्जिद के अंदर बुलाकर भाषण करवाया गया एक हिंदू नेता का। रांची में बंद थे, उनको यह खबर पहुंची और रात भर में एक किताब लिख डाली। और जब मौलाना साहब की किताबें हमारे जैसों को तो समझ में नहीं आती, क्योंकि कुरान कभी पढ़ा नहीं है तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, इतनी अरबी उसमें होती है। लेकिन अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। वो पूरी किताब जो है वो कुरान के उद्धरणों से भरी हुई है और वो सारा कुछ कह के वो चुनौती देते हैं कि अब कोई मौलाना आए और साबित करे कि ये गलत था। और इतना ही नहीं करते हैं, जब वहां पर अंजुमन इस्लामिया बनाते हैं तो उस अंजुमन इस्लामिया में बाकायदा हिंदुओं को दावत देते हैं। और इतना ही नहीं करते हैं, उस नजरबंदी में भी जामा मस्जिद से हर शुक्रवार को तकरीर करना शुरू करते हैं जुमे की नमाज के साथ। और जुमे की नमाज की वो जो तकरीरें थी, आप लोग सोचिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितने मुसलमान सुनने आते थे उतने ही हिंदू भी सुनने आते थे। तो मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल उठता है कि एक तरफ जिन्ना साहब थे, वो जिन्ना साहब जो अंग्रेजी सूट पहनते थे, शानदार अंग्रेजी बोलते थे, लंदन से विलायत से वकालत पढ़ के आए थे, जिनको मुझे लगता है कभी कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिनका इस्लाम से कोई खास वास्ता नहीं था, हम सब जानते हैं 1940 के पहले तक। और जो पोस्टर बॉय थे हिंदू मुस्लिम एकता के, लगभग नास्तिक और पोस्टर बॉय, वो वहां तक जाते हैं कि हिंदू और इस्लाम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर खून खराबा कराते हैं, पाकिस्तान बनाते हैं। दूसरी तरफ हमारे ये मौलवी साहब थे, मौलाना साहब थे, जिनकी अंग्रेजी तो खुद से उन्होंने बाद में सीखी और जिनकी सारी ट्रेनिंग जो हुई थी वो इस्लामी परंपरा में हुई थी। पिता मौलाना, नाना मौलाना, हज करने गए थे, वहां वहीं बस गए। मक्का में पिता तो वहां पैदा हुए, यानी मक्का में तो पैदा ही हुए थे अबुल कलाम आजाद। उस इस्लामी परंपरा से आते हैं, दाढ़ी रखते हैं, शेरवानी और अचकन पहनते हैं। पूरी तरह से देख के कोई कह देगा, कपड़ों से उनको पहचाना जा सकता है मोदी जी के शब्दों में। और उस परंपरा से आने वाले मौलाना साहब हिंदू मुस्लिम एकता के अलंबरदार बनते हैं। इस्लामिक परंपरा से आने वाले मौलाना साहब लगातार कह रहे थे कि नहीं, ये जो लीग तुम्हें सब्ज़बाग दिखा रही है वो सब्ज़बाग तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं थे, लोग उनके साथ नहीं आए। लोगों ने मुस्लिम लीग को चुना। मौलाना साहब की भाषा इतनी शानदार थी, एक हिस्सा मैं पढ़ने की इजाजत चाहूंगा, हालांकि यह अल हिलाल में उन्होंने लिखा था, ये सब होने से पहले, लेकिन उस समय भी लागू होता है।
और असल में आज भी लागू होता है, इसलिए मैं चाहूंगा इसको जरूर सुन लिया जाए। वो कहते हैं मुसलमानों की सारी मुसीबत उनकी गफलत और गलत एतमाद की लाई हुई है। वे रुपया देने के लिए, गाड़ियां खींचने के लिए, फूलों के हार पहनाने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन मुड़कर ये नहीं देखते कि जो उनसे चूना और गारा लिया जा रहा है वो मस्जिद की तामीर में लगाया जा रहा है या कि मैखाने की दीवार में। और इसके आगे कहते हैं कि जबकि इस्लाम ने हर मुसलमान को लीडर बनने की आजादी दी हुई है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि पागलों की तरह वे इस या उस लीडर के पीछे क्यों भागते हैं। मैं बहुत विनम्रता से यहाँ जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, उनसे मैं कहूँगा कि मौलाना के इस कहे को दोबारा याद कीजिए जब क़यादत के नाम पे तमाशा फिर से हो रहा है। लेकिन अंत में वही हुआ, 1947 में देश बटा, और जब देश बटा तो हालत ये हुई, जो जामा मस्जिद वाला वो भाषण मैं यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं इमरान साहब से चाहूँगा कि अगर वक्त इजाज़त दे तो हाँ, उस भाषण को पूरा पढ़ दीजिए, बहुत बहुत ज़रूरी है वो भाषण। और हुआ क्या, मुस्लिम लीग चली गई, जिना साहब टाटा बाय बाय कहते हुए यहाँ के मुसलमानों से कह गए कि अब तुम हिंदुस्तान के लायक हो जाओ। ऐसा कैसे होता? 15 साल से आप यहाँ के मुसलमानों में जहर भर रहे थे कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, गांधी तुम्हारा दुश्मन है, जवाहर तुम्हारा दुश्मन है, ये सारे तुम्हारे दुश्मन है। ऐसा कैसे होता कि 1947 के बाद वो बंदा तुरंत के तुरंत इन्हीं सारे लोगों का लायल हो जाता? आप जिन्होंने क़यादत का वादा किया था वो हवाई जहाज में बैठ के कराची के महल में रहने चले गए। यहाँ के मुसलमानों को किन जानवरों के भरोसे छोड़ के गए थे? न होते गांधी, न होते नेहरू, न होते मौलाना, तो इन हिंदू सभाइयों ने और आरएसएस वालों ने क्या हाल किया होता यहाँ पे? अगर उस क़यादत पे मौलाना आजाद सवाल उठाते हैं तो क्या गलत उठाते हैं? क्या वही अपराध नहीं है कि आज तक मुसलमानों से देशभक्ति का प्रमाण लिया जाता है? जिन मुसलमानों के बीच मौलाना साहब हुए, जिन मुसलमानों के बीच मदनी साहब हुए, सैफुद्दीन किचलू साहब हुए, शेख अब्दुल्ला हुए, उन मुसलमानों से आज हम सवाल करते हैं। और कौन सवाल करते हैं? वो जो जेल में 5 बार माफिया मांगने के बाद रिहा होकर आए थे, और वो सिर्फ इसलिए मांग पाते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की वो साजिश कामयाब हो गई जो अंग्रेज चाहते थे। हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बट गया। सोच के देखिए, अगर यहाँ से लेके कराची, सिंध, बलूचिस्तान तक और उधर पूरा बांग्लादेश और सब कुछ एक होता तो आज हम कितनी बड़ी ताकत होते, और आज कोई मुसलमान से कोई सवाल नहीं करता। मुझे लगता है कि एक और जोर की ताली बजनी चाहिए अशोक जी को। बहुत शुक्रिया अशोक कुमार पांडे जी, कई ऐसे तथ्यों से पर्दा उठाने के लिए और कई ऐसे बेबाक सच बोलने के लिए जो ज़रूरी है इस दौर में बोले जाने चाहिए। और इसी बीच एक खूबसूरत इजाफा ये हुआ है कि आज के इस कार्यक्रम के बहुत मोहतरम मेहमान जिन्हें मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के तौर पर मैंने शुरू से प्रस्तावित कर रखा था, ऐसे कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष और नेहरू जी के सपनों का शहर, नेहरू जी के ख्वाबों की ताबीर वाला शहर चंडीगढ़, वहाँ के 4 बार सांसद रह चुके, इस देश के रेल मंत्री रह चुके और वर्तमान में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष का पद संभाल रहे मोहतरम पवन कुमार बंसल साहब तशरीफ लाए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। और मैं शहनवाज से गुजारिश करूंगा कि बुके भेंट करके उनका स्वागत करें, उनका खैर मकदम करें। दिल्ली के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और इस देश की लोकसभा और राज्यसभा में भी रहे। उन्होंने कभी एक नज़्म कही कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बुलबुलें खुश थीं उम्मीदों के तराने गाए, बुलबुलें खुश थीं उम्मीदों के तराने गाए, लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया। अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। शीश धुनती है कि खारों को
को चमन सौंप दिया। रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं, रात बस रात ही होती तो कोई बात नहीं। उसका आकार मगर दूना नजर आता है, जितने चमकीले सितारे थे वो सब डूब गए। सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है, सारा आकाश बड़ा सूना नजर आता है। तेरे हाथों में ये जो देश की पतवार मिली। कवि इशारे में बात कह देता है, समझने वाले समझ जाते हैं कि तेरे हाथों में ये जो देश की पतवार मिली, तुमने कश्ती को ही तूफान बना डाला है। ऊंचे आदर्श सरेआम यूं नीलाम किए, जैसे जनतंत्र को दुकान बना डाला है। जैसे जनतंत्र को दुकान बना डाला है। तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए, तुमने क्या काम किया उनके अभावों के लिए, जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं, उनके पैबंद लगे चिथड़े गवाही देंगे। उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं, उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे सच हैं, कुछ कड़वे सच भी हैं जो तारीख के पन्नों में दफन है। और इतिहासकार या अच्छे वक्ता जब उन पर से पर्दा हटाते हैं तो अच्छा लगता है। मैं बहुत एहतराम से, बहुत मोहब्बत से आज के इस कार्यक्रम के एक और बहुत महत्वपूर्ण वक्ता, और जिनको आप सोशल मीडिया पर, खास तौर से यूट्यूब पर, मोबाइलों में सुनते रहते हैं और पूरा देश उनका प्रशंसक है, और बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य ऐसे हैं जिनको हमने राम पुनियानी जी की आवाज़ में, उनके नज़रिए से, उनके शब्दों में सुना, जाना, और तब हमें लगा कि नहीं, इसका ये पहलू था। मैं बहुत एहतराम से जनाब राम पुनियानी जी को बुला रहा हूँ, जो महाराष्ट्र से हमारे बीच में चल कर के आए हैं। एक जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें और धैर्य से उन्हें सुनें। प्रिय दोस्तों, जब मुझे इमरान प्रताप गढ़ी जी का फ़ोन आया कि हम मौलाना आज़ाद की बरसी पर इस तिथि पर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की नहीं हुई कि मुझे बुलाया जा रहा है, खुशी इस बात की हुई कि एक वो शख्सियत जिसने भारत को भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, उसको सच्चाई से याद करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ ये बात बता दूँ कि मौलाना साहब को याद करना केवल मुसलमानों का काम नहीं है। वो केवल मुसलमानों के नेता नहीं थे, वो पूरे भारत के नेता थे और इंसानियत को रास्ता दिखाने वाले एक शख्स थे। उनके बगैर आधुनिक भारत की कल्पना करना असंभव है, जहाँ तक मेरा संबंध है। मौलाना साहब के बारे में मेरे पहले के नौजवान साथी ने बहुत अच्छे से विस्तार में सब कुछ बता दिया है। मैं केवल 2-4 बिंदुओं पर अपनी राय रखूँगा और इस बात पर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि आज उनके खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा की मुहिम चालू की जा रही है, जो बहुत ख़तरनाक है हमारे देश के लिए। तो मैं बात की शुरुआत करता हूँ कि जब वो 35 साल की उम्र पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इतनी कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और वो अपने सामने देख रहे थे कि एक तरफ वो ताकतें हैं जो देश की आज़ादी के लिए सभी धर्मों के लोगों को जोड़कर आगे चलना चाह रही हैं, और उस समय जो सांप्रदायिक ताकतें थी, जो एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ हिंदू महासभा और आरएसएस के रूप में अभी आने वाली थी, वो ताकतें भी मौजूद थी। तो उस समय वो अपनी तकरीर में एक जो वाक्य कहते हैं वो आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना उस समय था। और मुझे लगता है इस वाक्य को चारों तरफ हमारे आगे की राजनीति चलना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, ये वाक्य के अगर हम मकसद को पूरा कर सकें तो आगे आने वाला भारत एक अच्छा भारत बन सकता है, जहाँ हम विकास की तरफ जा सकें, वास्तविक में लोगों के दुख दर्द को दूर करके एक अच्छा समाज बना सकें। तो खैर वो वाक्य क्या है? मौलाना साहब कहते हैं
कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता कुतुब मीनार पर बैठकर बोले कि मैं तुम्हें स्वराज दे देता हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता की बात मत करो, तो सरकार न आपके धर्म गुरुओं के निर्देश से चलेगी न मेरे धर्म गुरुओं के निर्देश से चलेगी। सरकार का काम होगा लोगों के रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी को देखना, और धर्म का काम होगा लोगों को नैतिक रास्ता मॉरल रास्ता दिखाना। ये महात्मा गांधी और मौलाना साहब इतने महान मुसलमान और उतने ही महान इंसान, उनको भी वो भी इसी रास्ते पर चलते हुए दिखते हैं। तो इस बात को मैं फिर से अंडरलाइन करता हूँ। एक तरफ दो धार्मिक व्यक्ति पूरी तौर से सेक्युलर और पूरी तौर से बात करते हैं कि समाज में वास्तविक विकास होना चाहिए। अब मैं उस बात पे नहीं जाता कि आजकल विकास के नाम पे क्या झांसा दिया जा रहा है, लोगों की हालत कितनी खराब की जा रही है, उस बात पर मैं नहीं जा रहा, पर उनकी एक वास्तविक बात थी। और दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ है मोहम्मद अली जिन्ना, जो खैर शुरू में तो कांग्रेस में थे, फिर बाद में जाकर वो मुस्लिम लीग के लीडर बन गए। और मैं भी बम्बई से हूँ। मुझे लगता है शायद बम्बई में मालाबार हिल पर जहाँ उनका घर था, उनको पता नहीं होगा कि यहाँ मस्जिद कहाँ है। ऐसा मजाक में कहता हूँ कि वज़ू कैसे करते हैं, नमाज कैसे पढ़ते हैं, शायद ही उनको मालूम है, वो इतने वेस्टर्नाइज थे। और वही व्यक्ति जाकर मुस्लिम लीग का नेतृत्व करते हैं, जिसने पार्टीशन में हिंदू महासभा और आरएसएस के साथ मिलकर एक बड़ा रोल प्ले किया। ये एक तरफ देखिए। और दूसरी तरफ विनायक दामोदर सावरकर, उनके बारे में तो बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल, उनको प्रस्थापित करने की कोशिश कर रही है। और आपके डिफेंस मिनिस्टर भी एक उनको लेजिटिमेसी देने के लिए, वैधता प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं कि गांधी के कहने पे उन्होंने ऐसा ऐसा किया। वो तो बहुत बहादुर थे, पर खैर बहादुर हो ना हो वो तो हम सब जानते हैं। पर इतना जानते हैं कि वो बहुत धार्मिकता का पालन नहीं करते थे। कई लोग कहते हैं वो बाद में नास्तिक भी हो गए, वो खैर उनका निजी मामला है, उस पर मेरी आलोचना नहीं है। पर उसी सावरकर ने सांप्रदायिक राजनीति का नेतृत्व किया। तो एक तरफ देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, धार्मिक और पूरे सेक्युलर, और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, विनायक दामोदर सावरकर, उतने धार्मिक नहीं पर पूरी तौर से सांप्रदायिक। तो उसमें इस संबंध को हमको थोड़ा सा देखने की कोशिश करना चाहिए। दूसरा ये भी याद रखिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने जीवन में जो भी किया, पूरी तौर से आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए प्रतिबद्ध। और ये बात भी याद रखिए कि 1942, इसको पहले कहा गया, उसको मैं दोहरा रहा हूँ कि 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा जन आंदोलन था, भारत की आज़ादी का जो सबसे बड़ा आंदोलन था, उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो कई लोग जो इस प्रकार की एक अफवाह को फैलाते हैं कि भाई जो पार्टीशन हुआ वो मुसलमानों के कारण हुआ, इससे गलत कोई बात नहीं हो सकती। और अशोक जी ने कहा है, पर फिर भी मैं उसको रेखांकित करना चाहता हूँ कि 1940 में जब मोहम्मद अली जिन्ना दावा करते हैं और ब्रिटिश उस दावे को स्वीकार करती है कि वो मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं, तो उसी के कुछ महीनों बाद मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। और मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव क्या है? मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस की दो खास बातें मैं बताना चाहूँगा जोड़ते हुए। पहली बात तो बड़ी संख्या में आम मुसलमान मुस्लिम नेशनल कॉन्फ्रेंस में आते हैं, और दूसरा याद रखिए उसमें एक बड़ा स्पेशल पंडाल औरतों के लिए रखा जाता है। आपको पता होगा उस समय जो सांप्रदायिक संगठन थे उसमें औरतों की ज़्यादा भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं रहती थी, पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ये औरतों की बहुत बड़ी भागीदारी थी। और उनका प्रस्ताव ये था कि हम मुसलमान पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की मांग हम आम लोगों के लिए, आम मुसलमानों के लिए ये आत्महत्या करने के समान होगा। अब सवाल ये उठता है, एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ लोगों की सोच है, इसके बीच में एक बहुत गहरी दरार आ गई है। और ये गहरी दरार को अगर हम पाट सके, इस गहरी दरार को हम दूर कर सके, वही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, क्योंकि आज जो वास्तविकता थी उसका चित्र बदलकर ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि मुस्लिम अलगाववादी होते हैं, और जबकि हम पूरा इतिहास देखें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, रफ़ी अहमद किदवई, मदनी, कितने सारे मुस्लिम लीडर्स जो पूरी तौर से आज़ादी के आंदोलन के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ अंत तक संघर्ष में जारी रहे। तो खैर ये उनका एक रोल था। अब आज़ादी के बाद क्या हुआ, अभी जो नई र्यूमर्स चालू हो रही, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। अब एजुकेशन मिनिस्टर बनाने के साथ अब लोग आज कह रहे हैं कि भाई वो तो खुद कॉलेज में नहीं गए हुए थे, स्कूलों में नहीं पढ़े हुए थे, वो एजुकेशन मिनिस्टर कैसे बने। पर ख्याल कीजिए कि उनका जो ज्ञान था उसी ज्ञान के कारण उनको अबुल कलाम कहा जाता है। अबुल कलाम का मतलब ही होता है ज्ञानी, शब्दों को पैदा करने वाला। और खैर उन्होंने क्या नहीं किया एजुकेशन के लिए, नेहरू की समझ और मौलाना आज़ाद का काम, इसके कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था, वैज्ञानिक संशोधन, साइंटिफिक रिसर्च और कल्चरल डेवलपमेंट, इसका भी ख्याल कीजिएगा कि उस समय कल्चर के बारे में भी एक बहुत बड़ी बुनियाद रखी गई। केवल जब हम बात करते हैं एजुकेशन की तो हम सिर्फ बात करते हैं IITs की, पर IITs ही पूरी चीज़ नहीं है। IIT के साथ यहाँ का यूनिवर्सिटी सिस्टम, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, फिर साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स में काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, BARC, और इतनी जो भी शिक्षा संस्थान हुए, वो ये वैज्ञानिक संस्थान हुए, वो हुए। और तीसरा कल्चर के बारे में ललित कला अकादमी, संगीत नाटक कला अकादमी, ये सब की बुनियाद उसी दौर पर रखी गई। फूट डालो और राज करो, उस फूट डालो और राज करो की नीति के लिए वही चीज़ फिट होती है। ये मुसलमान राजा खराब थे, ये हिंदू राजा अच्छे थे, ऐसी समझ यहाँ। और पाकिस्तान में उसकी उल्टी समझ कि मुसलमान राजा बहुत महान और हिंदू राजा कायर, ये एक प्रकार की समझ उसमें विकसित हुई। इसके उलट जाके जो इतिहास में रिसर्च कराया गया वो एक वैज्ञानिक आधार पे कराया गया। और जो पहलू महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लाए थे, जो पहलू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लाए थे, जहाँ सभी धर्मों के लोगों के बीच में मेल जोल, कंपोजिट कल्चर, भारत का विकास और राजाओं का एक अलग प्रकार से राज्यों का चित्रीकरण, उन चीज़ों को मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में उसकी आधारशिला रखी गई। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि मौलाना साहब आज मौका ये आ गया है, जो हालात हैं उनकी हम आलोचना तो कर सकते हैं, पर वहीं तक अगर हम रुके तो उसका मुकाबला हम नहीं कर सकेंगे। हम बहुत गहराई से, दर्द से, पीड़ा से महसूस कर रहे हैं कि आज समाज को कैसा बांटा जा रहा है। कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं लव जिहाद हो रहा है, कहीं त्रिपुरा की घटना हो रही है, कहीं दूसरे दिल्ली के दंगे हो रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं। इसके बीच में जो मुख्य बात वो ये है कि एक प्रकार की नफरत को समाज में विकसित किया गया है। मेरी मान्यता है कि हमारे बीच में मोहब्बत का होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, ये ऑटोमेटिक है, और नफरत को पैदा किया जाता है। कौन पैदा करता है नफरत? नफरत वो पैदा करते हैं जो इसके माध्यम से पावर में आना चाहते हैं। और वही बात हमने देखी पिछले 30 सालों में, नफरत पैदा की गई और एक विशेष प्रकार की राजनीति, उसका पॉलिटिकल पावर, उसकी राजनीतिक शक्ति बढ़ गई। तो सवाल मैं आपके सामने दोस्तों, जब हम मौलाना आज़ाद को श्रद्धांजलि देते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने ये रहती है कि आज अगर मौलाना साहब होते तो वो हमें क्या निर्देश देते, कौन सा काम करने को बोलते, और वही काम आप सोचिए। और वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा काम होता, हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की दीवारें खड़ी की गई हैं, उन दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाना, ये उनका सबसे बड़ा काम है। हिंदू क्रिश्चियंस के बीच में जो नफरत पैदा की जा रही है,
अलग अलग प्रकार से। उस पर बहुत सारे चीज़ों पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, पर समाज में जितना गहराई से इस काम को लेना चाहिए उतना नहीं लिया गया, ये मेरी समझ है। तो मौलाना आज़ाद को अगर हमको सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो इन सच्चाइयों को अलग अलग तरीके से समाज के अलग अलग तबकों तक ले जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें इमरान साहब ने बताया, और खैर मैं भी अशोक पांडे जी के वीडियोस का बहुत प्रशंसक हूँ, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनके वीडियोस हैं, दूसरे प्रकार के वीडियोस हैं, क्यों ना हम इनका समाज में व्यापक तौर पर प्रचार करें। 15 दिन में एक बार आप फिल्म क्लब बनाइए, अपने अपने मोहल्ले में छोटा सा एक ग्रुप बनाइए, पीस सेंटर बनाइए। पीस सेंटर में इस प्रकार के वीडियोस जो हमको मोहब्बत का पैगाम देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। और राम पुनियानी जी को आपने पहले भी बहुत सुना है, यहाँ यूथ कांग्रेस के साथी बैठे हैं, एसयूआई के साथी बैठे हैं, सब ने अपने अपने यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्रामों तक में सुना है। और राम पुनियानी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो विचार हैं, ये जो बातें हैं, ये जो मोहब्बत का संदेश है, इसे ज़मीन तक ले जाने की ज़रूरत है, छोटी छोटी सभाओं तक ले जाने की ज़रूरत है। हम बड़े दावे तो नहीं करते, लेकिन मैं अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आज अपने मंच पर मौजूद लोगों से और सामने बैठे हुए लोगों से ये वादा कर रहा हूँ कि जो श्रृंखला हमने शुरू की है, हम इस पर ठहरेंगे नहीं। हम राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर इस तरह की संगोष्ठियाँ, इस तरह के सेमिनार, मोहब्बत की बातें, जो कांग्रेस की विचारधारा है और जो कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, खास तौर से चूंकि मैं अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक प्रोपेगेंडा सिर्फ आरएसएस की विचारधारा वाला काम नहीं कर रहा। एक प्रोपेगेंडा ऐसा भी है जो मुस्लिम समाज के बीच में भी बहुत जोर शोर से इस बात पे काम कर रहा है कि कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया। जब से मैं राजनीति में आया, मैं इन मुद्दों पे लगातार बात कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। जब लोग सवाल करते हैं कांग्रेस ने क्या दिया, और जब मैं पलट के माजी की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने हमें डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, जो इस देश के पहले राष्ट्रपति बने। जब मैं माजी की तरफ पलट के देखता हूं तो मैं देखता हूं कि कांग्रेस ने हमें फखरुद्दीन अली अहमद दिया, जो इस देश के राष्ट्रपति बने। मैं माजी की तरफ देखता हूं तो तसव्वुर करिए कि आज़ादी के बंटवारे के वक्त, देश के बंटवारे के वक्त जो माहौल रहा होगा, मैं शायर हूं तो ज्यादा इमेजिनेशन पावर है शायद मुझ में। मैं सोचता हूं कि इस तरफ से ट्रेनें भर के जाती थी लाशों से, उस तरफ से आती थी। ऐसे माहौल में भी नेहरू जी ने आगे बढ़कर के जिस तरह से मौलाना आजाद साहब को सीने से लगाया और पूरे देश के सामने खड़े होकर के मोहब्बत का, एकता का संदेश दिया, वो अपने आप में बेमिसाल है। कांग्रेस ने हमें ये दिया, कांग्रेस ने हमें रफी अहमद किदवई दिया, कांग्रेस ने हमें सैयदा अनवरा तैमूर दिया, कांग्रेस ने हमें अब्दुल रहमान अंतुले दिया, कांग्रेस ने हमें बरकतुल्ला दिया, कांग्रेस ने हमें गफूर साहब को दिया, कांग्रेस ने हमें सलमान खुर्शीद दिया, कांग्रेस ने हमें गुलाम नबी आज़ाद दिया, कांग्रेस ने हमें अहमद पटेल दिया, कांग्रेस ने हमें न जाने ऐसे कितने तमाम सियासी तौर पर नाम गिनाया जाए तो बहुत सारे नाम हमें दिए, जिन्होंने कम से कम कम्युनिटी में भी अच्छा काम किया, समाज में भी अच्छा काम किया। आइए मैं श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ। कांग्रेस ने हमें एक ऐसी और शख्सियत दिया है जो हमारे साथ मंच पर बैठी हैं, और आप ये महसूस कर रहे होंगे कि पूरी कांग्रेस पार्टी जिस सम्मान, जिस एहतराम से उनसे पेश आती है, उनकी इज्जत करती है, वो अपने आप में बहुत अनूठी मिसाल है। एक ऐसा वक्त है कि जब बाकी सियासी दलों की तरफ आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि एक मार्गदर्शक मंडल बन गया और चुप करा दिया गया, लोगों को बोलने तक नहीं दिया गया। सम्मान देने तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे वक्त में भी मैं एज ए कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष की हैसियत से इस बात पर गर्व कर सकता हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में काम कर रहा हूं जहां जब मोहसिना किदवई जी आती हैं तो मैंने राहुल गांधी जी को खड़े होकर के उनका सम्मान करते हुए देखा। मोहसिना किदवई जी हमारे बीच में है, माँ की तरह है वो, और उनके पास बहुत सारे तजुर्बे हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं। अब वो चूंकि बहुत दिन बाद मेरा ख्याल है किसी कार्यक्रम में निकली, पिछले दिनों पीसीसी के कार्यक्रम में गई थी, प्रियंका जी ने जब उन्हें याद किया था, और आज वो फिर निकली। मैं पिछले कई दिन से उनसे मुसलसल बहुत गुजारिश कर रहा था कि आप आएंगी तो हमारे प्रोग्राम का मेयार बढ़ेगा। वो हमारे बीच में आई हैं। मैं माइक उन्हीं तक लेके जाऊंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि आप नासाज है तबीयत, लेकिन फिर भी हमें चंद लफ्ज़ों से आप नवाजेंगी।
मौलाना आज़ाद साहब से जुड़ी यादों के बारे में आप हमसे गुफ्तगू करेंगी तो अच्छा लगेगा। और आपसे भी गुजारिश की है कि आपने बहुत सब्र से, बहुत मोहब्बत से इस प्रोग्राम को सुना है। लोग अभी भी खड़े हैं, मैं उनसे भी माजरत चाहता हूं कि हम आपको कुर्सी नहीं दे पाए। अगली बार हम इस प्रोग्राम को किसी या तो बड़े ऑडिटोरियम में करेंगे या किसी बहुत बड़े ग्राउंड पे करेंगे, तब ताकि सारे लोग आसानी से बैठ सकें। तो इस बार के लिए इतनी सी माफ़ी। हम मोहसिना किबरिया जी तक पहुंच रहे हैं, बस अब थोड़े लम्हे हैं जब आपको अभी और यहाँ पे सब्र से काम लेना है, सुनना है, फिर मैं भी आपसे थोड़ी गुफ्तगू करूंगा। और अशोक पांडे जी ने जो जामा मस्जिद का ऐतिहासिक भाषण जो कहा है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे पूरा आपको सुनाऊं, उसे पढ़ के सुनाऊं। हम आखिर में अपने अध्यक्ष महोदय से 2 शब्द आशीर्वाद के लेंगे, फिर इस सेमिनार का समापन करेंगे। मैं माइक लेकर के जा रहा हूं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजा करके मोहसिना जी के लिए आप। आज मैं बहुत खुश हूँ कि कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने ये यौम पैदाइश मौलाना का अबुल कलाम आज़ाद का बनाया और काफ़ी लोग आप लोग यहाँ पे आए। मैं सबसे पहले तो इमरान साहब को जो चेयरमैन हैं हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने एक मतलब वाक़या है कि बहुत दिनों के बाद आज मौलाना के ताल्लुक़ से कोई प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, मौलाना की शख्सियत पे बात करना, हमारे बीच में पांडे जी बैठे हैं, पुनियानी जी बैठे हैं। मैं इन लोगों से यही अर्ज़ कर रही थी कि आप जैसे लोगों की इनकी तो तकरीरें जगह जगह रिकॉर्ड बजने चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं कि जो आज जो हमारे आपस में तफरीक पैदा हो गई है, उस तफरीक को अगर ख़त्म करने वाले कौन लोग हैं तो ऐसे ही लोग हैं कि जिनके लेख से और जिनके बातों से तो लोगों में उत्साह पैदा होता है। मौलाना आज़ाद की शख्सियत पे कुछ भी कहना मेरे ख्याल से सूरज को चिराग दिखाने की तरह से है, इसलिए कि उनकी इल्मी काबिलियत, उनकी जो उनकी तहरीरें हैं, जो उनकी तकारीर थी, मैं कहती हूँ कि अगर आप उनका सिर्फ वो गुबार खातिर पढ़ लें जो उन्होंने उनकी किताब, उनके मुख्तलिफ दोस्तों को जो उन्होंने खतूत लिखे हैं, अगर वो पढ़ लें तो उसमें मौलाना का पूरा कैरेक्टर झलकता है। और मौलाना की जो सबसे बड़ी सिफत थी, जो भी पुनियानी जी ने भी कहा और पांडे जी ने भी कहा, वो थी कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के इतने ज़बरदस्त हामी थे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। उनसे बढ़ के हामी मैंने उस ज़माने का कोई देखा नहीं। गांधी जी, नेहरू जी, वो सब थे। मौलाना का जो अभी बताया पुनियानी जी ने, जो उन्होंने उनकी तकरीर बात सुनाई, ये बात सही है। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना क्या किस थे। जो अभी पुनियानी जी ने कहा कि अगर एक आसमान से उतर के कोई फरिश्ता कुतुब मीनार से ये ऐलान करे कि आज़ादी हिंदुस्तान को मिल सकती है, लेकिन उसका शर्त ये है कि हिंदू मुसलमान से की दोस्ती से दस्तबरदार हो जाए। लेकिन मौलाना ने जो अभी पुनियानी जी ने कहा कि मौलाना को ये, उन्होंने कहा मुझे ये आज़ादी मंजूर नहीं। ये हाल आप देखिए कि ये जज्बा और ये ख्यालात उसी शख्स के हो सकते हैं कि जो बहुत बड़ा हामी है। मेरा ख्याल है इसके पीछे ये भी था कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो हिंदुस्तान का एक नक्शा देखा था। अगर आप देश का नक्शा उठा के देखिए तो उसमें अगर आप कश्मीर की तरफ जाइए तो किसकी मेजॉरिटी है? वहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों की मेजॉरिटी। उससे ज़रा सा नीचे आ जाइए तो किसकी मेजॉरिटी है? सिखों की मेजॉरिटी है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो वहाँ किसकी मेजॉरिटी है? तो वहाँ ईसाइयों की मेजॉरिटी, हमारे ईसाई भाइयों में। तो इसमें और बाकी में हमारे 80% हमारे हिंदू भाई साहबान रहते हैं। तो बताइए ये कहाँ से अलग अलग मामला हो गया? ये एक ऐसा है, जो आपका हिंदुस्तान है उसका नक्शा ऐसा है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते।
हमें एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये आज के लोगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी हुई है। हमारे हर देश का एक मिजाज होता है, और हमारे देश का मिजाज है अमन और शांति, भाईचारा। तो उस मिजाज के खिलाफ आप कैसे कोई काम कर सकते हैं? इसलिए हमें ये बातें सोचना चाहिए। और ये जो कौमी एकता है या कौमी एकजहती कहिए, तो मेरे ख्याल से हमारे बुज़ुर्गों ने जब आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी तो उस वक़्त उनके दिमाग में मेरे ख्याल से जो तस्वुर था एक हरे भरे बाग का था, जिसमें हर रंग का फूल और हर खुशबू का फूल हो, और उस हर रंग के फूल और हर खुशबू को फूल को बराबर से झूमने का और हंसने का और हंसने का हक हासिल हो, खिलने का हक हासिल हो। एक ऐसा हिंदुस्तान का नक्शा हमारे लोगों ने देखा था। आज हमें वही हिंदुस्तान चाहिए। हम उसके बिना नहीं रह सकते, हम आपस की भाईचारे के बिना नहीं रह सकते। और अगर भाईचारे के किस्से आपको सुनाऊं, मेरे साथ जितना जो होता था, जो पुराने रस्म रिवाज थे, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, मेरे भी घर की बहुओं ने पैर पूजे हैं और पैसे दिए हैं मुझे। मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने क्या क्या नहीं देखा। तो आज आप हमें और अलग करने की बात करते हैं। ये नफ़रत का जज्बा ही ऐसा है कि लोगों को, कौमों को ख़त्म कर देता है। इसलिए आज हम सबको, जैसा पुनियानी जी ने कहा, पांडे जी ने कहा, कि आज हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि घर घर में हमारे वही माहौल होना चाहिए, वही तौर तरीक़े होना चाहिए जो हमारे पुराने लोगों के थे। हमारे यहाँ आज के ज़माने में, आज आप देखिए जो अभी पुनियानी जी ने और पांडे जी ने कहा, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी देन है। आपको इतना खूबसूरत मुल्क कोई नहीं मिलेगा जितना हमारा देश, इतना खूबसूरत मुल्क। और उसका की खूबसूरती क्या है? वो हमारी कौमी एकजहती है। ऐसा खूबसूरत देश आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इतनी ज़ात, बिरादरी, मज़हब, मुख्तलिफ मज़हब, मुख्तलिफ बिरादरी, मुख्तलिफ खाना पीना, मुख्तलिफ लोग, लेकिन ये है कि सब एक दूसरे के साथ हम हिंदुस्तान, हमारे खून में हम हिंदुस्तानियत है, हमारे खून में इंसानियत है। कपड़े का टुकड़ा नहीं कि जब चाह 2 रंग का छाप दिया, जब चाह 4 रंग का छाप दिया, जब चाह 10 रंग का छाप। ये हमारा झंडा है, एक कौमी एकजहती की निशानी। इसको कोई, आप याद कीजिए कि जो झंडे को गोलियां खाते थे, झंडे को झुकने नहीं देते थे। ये वो झंडा, इसका झंडे, इस झंडे का की बराबरी कौन सा झंडा कर सकता है? मुझे बताइए आप। आज के जो हालात हैं, हमें सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हम वही ख्यालात, और मैं फिर आपसे कहती हूँ, गांधी की विचारधारा, उस वक़्त की जो कैबिनेट थी, पहली कैबिनेट, आज़ाद हिंदुस्तान की जो पहली कैबिनेट बनी, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर हमारे होते और हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी भी नहायत सेकुलर और बहुत ज़बरदस्त इंसान। उनकी तारीफ़ों का तो कोई ठिकाना ही नहीं, न मौलाना की जोर, मतलब उस वक़्त के लीडर कद्दावर लीडर थे और तकरीबन बराबर की काबिलियत सब रखते थे। लेकिन मौलाना एजुकेशन मिनिस्टर बने, जबकि अभी बताया गया कि उनकी अरबी और फारसी की ही सारी वो थी, और मेरे ख्याल है नोटिंग भी वो उर्दू में करते और मुझे किसी ने बताया कि एक कोई फाइल आई जो नेहरू जी ने उनके पास भेजी थी, तो उस पर मौलाना ने जो नोटिंग की, तो उस पर उन्होंने लिख दिया, जो कह दिया सो कह दिया, जो लिख दिया सो लिख दिया। तो उनकी पुख्तगी जो एक तो ये कि सच्चे मुसलमान, उनके वेशभूषा वो जो अभी बताया गया, लेकिन ये कि मज़हब के कट्टर मजहबी आदमी, लेकिन उन्होंने कभी मज़हब को पॉलिटिक्स में नहीं दाखिल होने दिया, कभी उन्होंने मज़हब का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया, और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की। आखिर वक्त तक मौलाना पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे, लेकिन जब मेजॉरिटी उधर थी तो उन्होंने भी अपना हथियार डाल दी। लेकिन मौलाना उस वक़्त भी उनकी तकरीर थी कि जो उन्होंने कहा था, जामे मस्जिद से एक तकरीर की थी कि आप कहाँ जा रहे हैं, वो आपका मुल्क नहीं है, आप वहाँ अजनबी होगे। आपसे जब कोई ये सवाल करेगा कि आप किस खत्ते से आए हो, तो आप क्या बताओगे?
तो इसलिए वो आपका मुल्क नहीं है। आपका मुल्क ये है जहाँ आप पैदा हुए हैं, आपको ये छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग का वो अंग्रेज़ों की देन कि टू नेशन थ्योरी, देखिए टू नेशन थ्योरी पे आधारित मुस्लिम लीग पे थी। और आज के भी जो मैं समझती हूँ जिधर इशारा किया गया, उनकी भी दोनों की आधार एक टू नेशन थ्योरी पे आधारित थे, दोनों दो कौमी नज़रिए पे आधारित थे। तो उस दो कौमी नज़रिए को लेके आप यही करेंगे, बंटवारे कहाँ तक बंटवारे हम सहेंगे? एक बंटवारा हमारे बीच में जो हुआ है वही हमसे नहीं बर्दाश्त किया नहीं जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो हमारा कल्चर, जो हमारी तहजीब, जो हमारा तमद्दुन, जो हमारे एक दूसरे के लिए विचार, मैं समझती हूँ ये इस मिजाज के, इस देश के मिजाज के ख़िलाफ़ है। और इस चीज़ को जितना ज़्यादा हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें, जितने भी आप लोग बैठे हो, ख़ास तौर से मैं नौजवानों से कहना चाहती हूँ, आने वाला हिंदुस्तान आपका है, आपको संभालना है। और एक बात और आपको याद दिलाऊं कि 18 बरस के लड़के को, लड़का ही हुआ, नौजवान जिसको कोई वो नहीं था, तो कोई समझ अकल नहीं होती 18 बरस के। उस वक्त मैं भी राजीव जी के साथ थी और राजीव जी का ही कहना था कि नहीं 18 बरस के लड़के को दे देना चाहिए वोटिंग राइट। और हम सब उसके खिलाफ ही थे कि भई 18 बरस की उम्र क्या होती। और मंदिर का किस्सा शुरू हो चुका था। तो ये नौजवानों को समझना है, उनका जवाब सुनिए और ये सोचिए कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना बड़ा उनका भरोसा आपके ऊपर था, नौजवान नस्ल के ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि आज का नौजवान कहीं भटक सकता है, लेकिन कोई वक्त तो ऐसा आएगा जब इस देश के नौजवान को अपनी जिम्मेदारी देश के लिए महसूस हो। आज वो दिन आ गया है, मेरे बच्चों में वो दिन आ गया है यार कि आपको अपनी देश की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी ताकत आपकी है नौजवानों की कि उनको ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। आज जो ये सब खुराफात हो रही है, इसको हटा के वैसे ही हरा भरा खुशियों से भरा हुआ हिंदुस्तान दीजिए अगले आने वाली नस्लों को। अब हम लोग को इसलिए हम लोगों के ऊपर उतना इतबार मत कीजिए, हमारी तो बातें अब हम ही तक हैं। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है, नौजवानों से मेरी ये अपील है कि खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी को इस देश के लिए समझिए और उठ के खड़े होइए और इन ताकतों का मुकाबला करिए जो आपके देश को इन शब्दों के साथ मैं आप सबकी बहुत मशहूर हूँ, इमरान साहब की ज़्यादा मशहूर हूँ, बहुत ज़्यादा, और पुनियानी साहब और फिर मैं दरख्वास्त करती हूँ पांडे जी, पुनियानी जी आपसे कि कुछ कीजिए, नई नस्ल को कुछ दिशा दीजिए, कुछ सिम दीजिए ताकि बेसिम सरकार जो चल रही है उस सिम की तरफ बढ़े। और ये बात सही है कि इन तमाम हालात में मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल भी मेरे ख्याल नामुमकिन नहीं है, इसलिए हम उसके लिए कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन मुश्किल काम है लेकिन असंभव नहीं है। कैफी ने कभी कहा कि ये ज़मीं तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। ये ज़मीं तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पाँव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है। आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठें मैं भी उठूं, तुम भी उठो तुम भी उठो। कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। यकीनन मुश्किल वक्त है, लेकिन
असंभव कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हमें बोलने की जरूरत है। ये जो नए नए ठेकेदार निकल आए हैं, ये जो नए नए अलंबरदार निकल आए हैं, जो नफरतों के अलावा मोहब्बतों की बात करने वालों के लिए शिकंजे कस रहे हैं, उनसे हमें अलल-ऐलान कहना पड़ेगा कि ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। ये मुल्क बहुत पुराना और बहुत खूबसूरत मुल्क है और इसमें किसी एक की कुर्बानी शामिल नहीं है, सब मिले हैं तब हिंदुस्तान बनता है। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। कितने जहनों का लहू, कितनी निगाहों का शफक, कितने जहनों का लहू, कितनी निगाहों का अरक, कितने चेहरों की हया, कितनी जबीनों की शफक, खाक की नजर हुई तब ये नजारे बिखरे। आसान नहीं था, खाक की नजर हुए तब ये नजारे बिखरे। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, कितनी सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। पत्थरों से ये तराशे हुए असनामे जवां, ये सदाओं के खमो पेच, ये रंगों की ज़बां, चिमनियों से ये निकलता हुआ पुरपेच धुआं, तेरी तख्लीक नहीं है, मेरी तख्लीक नहीं। ये जो नए लोग नाम बदलने वाले लोग हैं, उनसे कहिए कि तेरी तख्लीक नहीं है, मेरी तख्लीक नहीं। हम अगर जिद भी करें इस पे तो तस्दीक नहीं। आज आप जिद करेंगे लेकिन कबूल नहीं किया जाएगा। आखिर में साहिर कहते हैं कि इल्म सूली पे चढ़ा तब कहीं तखमीना बना। कितने आलिम, कितने मुफक्किर, कितने दार्शनिक, कितने पढ़े लिखे लोग, इल्म सूली पे चढ़ा तब कहीं तखमीना बना। जहर सदियों ने पिया तब कहीं नौशीना बना, सैकड़ों पांव कटे तब कहीं एक जीना बना। सैकड़ों पांव कटे तब कहीं एक जीना बना। उनका विरसा हो खंडर ये सितम इजाद न कर, उनका विरसा हो खंडर ये सितम इजाद न कर, उनका विरसा हो खंडर ये सितम इजाद न कर, ये सितम इजाद न कर। नौवे इंसान के शबो रोज की तकदीर नहीं, ये मुल्क मेरी तेरी नस्ल की जागीर नहीं। हम बिल्कुल आखिरी महाज तक पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो एक ऐतिहासिक तकरीर, वो एक तारीखी भाषण जो जामा मस्जिद के मेंबर से मौलाना आज़ाद साहब ने बंटवारे के वक्त दिया था, मैं उसका कुछ हिस्सा पढ़ दूं, फिर हम आखिरी मकाम तक पहुंच जाएंगे। आप ये तसव्वुर करें कि मुल्क लगभग बंटवारे के मुहाने पर खड़ा था, बंट रहा था, लोगों के सरों पर गठरियां थीं, लोग हिजरत के लिए तैयार थे। ऐसे में उस मंजर में खड़े होकर के आज हमें सोशल मीडिया पे कोई एक आदमी एक पोस्ट हमारे खिलाफ लिख देता है, हमें ट्रोल कर देता है, तो हम चुप हो जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि मुस्लिम लीग ने जो माहौल बनाया था, उस माहौल में मौलाना खड़े हुए और मौलाना आज़ाद ने जामा मस्जिद के मेंबर से उन सीढ़ियों पे खड़े होकर के कहा कि तुम्हें याद है, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी ज़बान काट ली, मैंने कलम उठाया और तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए, मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए, मैंने करवट लेनी चाही तो तुमने मेरी कमर तोड़ दी। ये किससे कह रहे हैं? उन लोगों से जिनके सर पे बंटवारे का भूत सवार था, जिन्होंने गठरियां अपने सर पर रखी थी और उसमें मुसलमान थे, मुसलमानों से मुखातिब थे वो, कि मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पांव काट दिए, मैंने करवट लेनी चाही तो तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हद ये है कि पिछले 7 साल में तल्ख सियासत जो तुम्हें दागे जुदाई दे गई है, उसके अहद शबाब में भी मैंने तुम्हें खतरे की हर घड़ी पर झंझोड़ा था, लेकिन तुमने मेरी सदा से न सिर्फ एतराज किया बल्कि गफलत और इनकारी की तमाम सुन्नतें ताज़ा कर दी थी। नतीजा मालूम ये हुआ कि आज उन्हीं खतरों ने तुम्हें घेर लिया, अंदेशा तुम्हें सिराते मुस्तकीम से दूर ले गया है। ये मौलाना आज़ाद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तसव्वुर करिए कैसे माहौल में कह रहे हैं, जिसका अंदेशा तुम्हें सिराते मुस्तकीम से दूर ले गया था। सच पूछो तो अब मैं जमूद हूं, स्थिर हूं, या फिर दौरे उफ्तादा यानी कि हेल्पलेस सदा हूं, जिस सदा को कोई सुन नहीं रहा, जिस आवाज को कोई सुन नहीं रहा है, जिसने वतन में रहकर भी गरीब
गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजारी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मकाम मैंने पहले दिन अपने लिए चुन लिया वहां मेरे बालों पर काट दिए गए या मेरे आशियाने के लिए जगह नहीं रही, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे दामन को तुम्हारी कारगुजारियों से गिला है, मेरे दामन को तुम्हारी कारगुजारियों से गिला है। मेरा एहसास जख्मी है और मेरे दिल को सदमा है, मेरा एहसास जख्मी है और मेरे दिल को सदमा है। सोचो तो सही तुमने कौन सी राह इख्तियार की, कहां पहुंचे और अब कहां खड़े हो। क्या ये खौफ की जिंदगी नहीं और क्या तुम्हारे भरोसे में फर्क नहीं आ गया है? ये खौफ तुमने खुद ही पैदा किया है। अभी कुछ ज्यादा वक्त नहीं बीता जब मैंने तुमसे कहा था कि दो कौमों का नजरिया मर्ज़े मौत का दर्जा रखता है। टू नेशन थियरी को किस तरह से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान के बनने को किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कि अभी कुछ ज्यादा वक्त नहीं बीता जब मैंने तुम्हें कहा था कि दो कौमों का नजरिया मर्ज़े मौत का दर्जा रखता है। इसको छोड़ दो, जिन पर आपने भरोसा किया था वो भरोसा बहुत तेजी से टूट रहा है। लेकिन तुमने सुनी को अनसुनी कर दिया था, सब बराबर कर दिया था और ये ना सोचा कि वक्त और उसकी रफ्तार तुम्हारे लिए अपना वजूद नहीं बदल सकते। वक्त की रफ्तार थमी नहीं, तुम देख रहे हो जिन सहारों पर तुम्हें भरोसा था, यानी कि वो लोग जो उस मूवमेंट को चला रहे थे, जिन सहारों पर तुम्हें भरोसा था वो तुम्हें लावारिस समझकर तकदीर के हवाले कर गए हैं। वो तकदीर जो तुम्हारी दिमागी मंशा से जुड़ी है। ये ठीक है कि वक्त ने तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक अंगड़ाई नहीं ली, ये ठीक है कि वक्त ने तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक अंगड़ाई नहीं ली, बल्कि उसने एक कौम के पैदाइशी हक के एहतराम में करवट बदली है। और यही वो इनकलाब है जिसकी एक करवट ने तुम्हें बहुत हद तक खौफजदा कर दिया है। तुम ख्याल करते हो तुमसे अच्छी कोई शय छिन गई है और उसकी जगह कोई बुरी शय आ गई है। हाँ, तुम्हारी बेकरारी इसलिए है कि तुमने अपने आप को अच्छी शय के लिए तैयार नहीं किया था और बुरी शय को अपना समझ रखा था। मेरा मतलब गैर मुल्की गुलामी से है, जिसके हाथों तुमने मुद्दतों खिलौना बनकर जिंदगी गुजार ली। एक वक्त था जब तुम किसी जंग के आगाज की फिक्र में थे और आज उसी जंग के अंजाम से परेशान हो। आखिर तुम्हारी इस हालत पर क्या कहूँ? इधर अभी सफर की जुस्तजू खत्म नहीं हुई और उधर गुमराही का खतरा भी आ गया। आप अंदाजा लगाइए मौलाना साहब की जबान कितनी खूबसूरत थी, कितनी अच्छी उर्दू बोलते थे, कितने अच्छे मुकर्रिर थे वो। अब हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदल रहा है, बदल चुका है। मुस्लिम लीग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मौलाना अलल ऐलान कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। अब ये हमारे दिमागों पर है कि हम अच्छे अंदाज़े फिक्र में सोच भी सकते हैं या नहीं। इसी ख्याल से मैंने नवंबर के दूसरे हफ्ते में हिंदुस्तान के मुसलमान रहनुमाओं को दिल्ली में बुलाने का न्योता दिया है। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ हमको हमारे सिवा कोई फायदा नहीं पहुँचा सकता। मैंने तुम्हें हमेशा कहा और आज फिर कहता हूँ कि नफरत का रास्ता छोड़ दो, शक से हाथ उठा लो और बदअमली को त्याग दो। ये तीन धार का अनोखा खंजर लोहे की उस दोधारी तलवार की तरह है जिसके घाव की कहानियां मैंने तुम्हारे नौजवानों की ज़बानी सुनी है। ये फरार की जिंदगी जो तुमने हिजरत के नाम पर इख्तियार की है उस पर गौर करो, तुम्हें महसूस होगा कि ये गलत है। अजीजों, अपने अंदर एक बुनियादी तब्दीली पैदा करो। जिस तरह आज से कुछ अरसे पहले तुम्हारे जोशो खरोश बेजा थे, उसी तरह से आज तुम्हारा खौफ भी बेजा है। मुसलमान और बुज़दिली या मुसलमान और इश्ताल एक जगह जमा नहीं हो सकते। सच्चे मुसलमान को कोई ताकत हिला नहीं सकती और न कोई खौफ डरा सकता है। चंद इंसानी चेहरों के गायब हो जाने से डरो नहीं। उन्होंने तुम्हें जाने के लिए इकट्ठा किया था, आज उन्होंने तुम्हारे हाथ में से अपना हाथ खींच लिया। वो जिन्ना को क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि आज उन्होंने तुम्हारे हाथ में से अपना हाथ खींच लिया है, तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। ये देखो तुम्हारे दिल तो उनके साथ रुखसत नहीं हो गए हैं। अगर अभी तक दिल तुम्हारे पास है तो उसको, अपने दिल को खुदा की जलवागाह बनाओ, खुदा की जलवागाह बनाओ। मैं कलाम में तकरार का आदी नहीं हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बार बार कहना पड़ रहा है। तीसरी ताकत अपने घमंड की गठरी उठाकर रुखसत हो चुकी है। तीसरी ताकत मतलब जो
बंटवारे की बात, यानी बंटवारे के अलावा जो अंग्रेज थे वो रुखसत हो चुके हैं। तीसरी ताकत अपने घमंड की गठरी उठाकर रुखसत हो चुकी है और नया सांचा ढल रहा है। अब अगर अब भी तुम्हारे दिलों का मामला बदला नहीं और दिमागों की चुभन कम नहीं हुई तो फिर हालत दूसरी होगी। लेकिन अगर वाकई तुम्हारे अंदर सच्ची तब्दीली की ख्वाहिश पैदा हो गई है तो फिर इस तरह बदलो जिस तरह तारीख ने अपने को बदल लिया है। आज भी हम ऐसे दौरे इंकलाब को पूरा कर चुके हैं, हमारे मुल्क की तारीख में कुछ सफ़े पन्ने खाली हैं और हम उन सफ़ों में तारीफ के उन्वान बन सकते हैं, मगर शर्त यह है कि हम उसके लिए तैयार हों। और आखिर में जो बात कहते हैं वो ज़्यादा अहम है, वो ज़्यादा बोलने की है। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं। जो पांव तोड़कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं। जो पांव तोड़कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं जो दौड़ते हैं, कांटे उन्हीं के तलवों में चुभते हैं जो राहों में निकलते हैं। कल जब तक की आजादी हमारे हाथ में न थी, कल जब तक की आजादी हमारे हाथ में न थी, आपके मुल्क का क्या हाल था? वो अपनी किस्मत का मालिक नहीं था, उसकी किस्मत दूसरों के हाथ में थी। आपका अमन भी आपके कब्जे में न था, आपकी बेअमनी भी आपके कब्जे में न थी। जब कभी मुल्क में बदअमनी होती थी तो आप अपनी तरफ नहीं देखते थे बल्कि उनकी तरफ देखते थे। जब आपको कोई तकलीफ और परेशानी होती थी तो आप मजबूर होते थे कि आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन आज वो नहीं है। आज अपनी किस्मत के आप खुद मालिक हैं और आप अगर मालिक हैं और मैदान में खड़े हुए हैं तो याद रखिए कि तरह तरह की आजमाइशें भी पेश आएंगी। कोई भी नहीं चाहता अपने को आजमाइशों में डालना, कोई भी नहीं चाहता कि अपने को दुखों में डाले, लेकिन हमने जिम्मेदारी का बोझ उठाया है तो तरह तरह की परेशानियां हमें पेश आएंगी। अगर हम मैदान में दौड़ रहे हैं तो कदम कदम पर हमें ठोकरों से दो चार होना पड़ेगा। उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे हमें उकताना नहीं चाहिए, बल्कि मर्द बनकर हमें उन जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। अगर एक जिंदा इंसान है और उसकी रगों में गर्म और जिंदा खून दौड़ रहा है तब उसके लिए बीमारियां भी हैं, ठोकरें भी हैं, मुसीबतें भी हैं, परेशानियां भी हैं। तो जिंदगी का मानी भी यही है कि हम बोझ उठाएं और बोझ इस तरह ना उठाएं कि घबराए हुए उठाएं, बल्कि मर्दों की तरह हिम्मत से उठाएं। अजीजों, ये फरार की जिंदगी तुमने हिजरत के मुकद्दस नाम पर अख्तियार की है, उस पर गौर करो। अपने दिलों को मजबूत बनाओ और अपने सोचने की आदत को बदल डालो। ये देखो, जामा मस्जिद की बुलंद मीनारे तुमसे उचक उचक कर कहते हैं कि तुमने अपने तवारीख के सफहात कहां गुम कर दिए। अभी कल की बात है, यमुना के किनारे पर तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था और आज तुम हो कि यहां रहते हुए खौफ महसूस करते हो। ये देखो, जामा मस्जिद के मिनारे उचक उचक कर तुमसे कहते हैं कि तुमने अपने तारीख के सफहात कहां गुम कर दिए। अभी कल की बात है कि यमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था और आज तुम हो कि तुम यहां रहते हुए खौफ महसूस करते हो। आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद जलजला थे। आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद जलजला थे। आज अंधेरे से कांपते हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा वजूद एक उजाला था? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा वजूद एक उजाला था? ये बादलों ने मैला पानी बरसाया है और तुमने भीग जाने के डर से अपने पायजामे चढ़ा लिए। आप इस तकरीर को 1947 के पस मंजर में भी देखें और आज के पस मंजर में भी देखें तो शायद दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे। आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद जलजला थे। आज अंधेरे से कांपते हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा वजूद एक उजाला था? ये बादलों ने मैला पानी बरसाया है और तुमने भीग जाने के डर से अपने पायजामे चढ़ा लिए। वो तुम्हारे ही असलाफ थे जो समुंदरों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला, बिजलियां आई तो उन पे मुस्कुरा दिए, बादल गरजे तो कहकहों से जवाब दिया, हवाएं उठी तो उनका रुख मोड़ दिया, आंधियां आई तो आंधियों से कहा कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं है। ये ईमान की कमजोरी है कि शहंशाहों के गिरेबान से खेलने वाले खुद अपने गिरेबान से खेलने लग गए हैं। आज की सोहबत खत्म हुई, मुझे जो कहना था वो कह चुका, लेकिन फिर कहता हूँ
और बार बार कहता हूँ कि अपने हवास पर काबू रखो, अपने गिर्द ओ पेश अपनी जिंदगी के खुद रास्ते बनाओ। ये कोई मंडी की चीज़ नहीं है कि जिसे तुम खरीद कर ले सको या मैं तुम्हें खरीद के ला दूँ। ये तो दिल की दुकान ही में से आमाल की नकदी से दस्तयाब यानी कि हासिल हो सकती है। बहुत शुक्रिया। ये वो तारीखी तकरीर थी जी जो मौलाना आज़ाद साहब ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से दी थी। हम बिल्कुल आखिरी मकाम पर हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अपने अध्यक्ष जी को सुनूं। मैं चाहता हूं कि अनिल भाई 2 शब्द कह दें, चूँकि वो बैठे हैं और हम उन्हें 2 शब्द नहीं बुलवाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। वो अच्छे वक्ता भी हैं, हमारी पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के सर। अच्छा हाँ ठीक है। मैं चाहूँगा कि अनिल भाई बाद में आभार प्रदर्शन कर देंगे, वो अच्छा रहेगा। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय पवन बंसल साहब, मैं उन्हें सिर्फ एक सियासतदान नहीं मानता। मैं अभी चंडीगढ़ था एक कार्यक्रम में, मैंने उनको सुना तो ऐसा लगा कि जैसे एक इतिहासकार बोल रहा है। एक जोरदार ताली बजाएं। उनकी ज़हनियत, उनके तजुर्बे आप सबके हमारे सभी के बहुत आदरणीय बेगम मोहसिना किदवई जी, प्रोफेसर राम पुनियानी जी, प्रोफेसर अशोक पांडे जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी सेल के डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी, दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अनिल चौधरी जी, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बहन बेटा डिसोजा जी, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, नौजवान दोस्तों, मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका आपके बीच में आने के दिया। एक बहुत ही अहम अवसर पर जब हम मौलाना आज़ाद जी की 133वां जन्म दिवस मना रहे हैं और ये राष्ट्र एजुकेशन दिवस भी है, नेशनल एजुकेशन डे, उस उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, अशोक पांडे जी और आदरणीय मोहसिना किदवई जी के कहने के बाद और ख़ास तौर पे जो आखिर में इमरान जी ने मौलाना आज़ाद जी की एक भाषण पढ़ा जो एक सचमुच में एक कविता जैसा था, उसके बाद तो कहने को कुछ है ही नहीं। लेकिन ये भी एक औपचारिकता है, बेशक जल्दी जाना चाहता था, बहुत देर से बहुत दूर जाना है, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ कि अनिल चौधरी जी को बुलाया और आपके सामने मैं आ गया। मुझे उस बात जो अभी कही गई थी कि 18 वर्ष की आयु का जब हिंदुस्तान में सवाल उठा कि नौजवानों को वोटिंग अधिकार देना चाहिए, तो उस वक्त मुझे याद आया कि 18 वर्ष की आयु में ही मौलाना आज़ाद जी अमृतसर में, पंजाब से मेरा संबंध है और पंजाब की बात कर रहा हूँ, 18 वर्ष की आयु में अमृतसर में एक जर्नल को उसका संपादन कर रहे थे, उसके संपादक थे 18 वर्ष की आयु। ये ही वॉज अ प्रिकॉशियस चाइल्ड। बचपन से ही इतना शानदार लिखते, अपने एक लाइब्रेरी बनाई, अपने ही बच्चों के लिए किताबों के लिए उनके रीडिंग रूम बनाए। उस वक्त से ही एक एहसास हो रहा था कि ये नौजवान ने आगे बहुत बढ़ना है। और 35 वर्ष की उम्र में ही सबसे छोटे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1922 में वो अध्यक्ष बने। उससे पहले कुछ वर्ष पहले ही महात्मा गांधी का जो उनके अपने एजुकेशन प्रोग्राम्स थे, चंपारण का था, खेड़ा का था और सॉल्ट मार्च के साथ, उस वक्त से उनसे प्रभावित होके वो महात्मा गांधी के साथ लगे। और महात्मा गांधी जी ने एकदम पहचाना कि एक वो नौजवान है जिसने आगे जाके हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सेवा करनी है। और जिस संघर्ष में हम सब लगे हैं कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देना है, हिंदुस्तान को आज़ाद करना है, उसमें इसकी बहुत अहम का भूमि रहेगी। और वो महात्मा गांधी की वो एक पहचान उस नौजवान की वो सच निकली। उन्होंने अपने जर्नलिस्टिक करियर में, मैं समझता हूँ कि ही वॉज अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। बहुत चीज़ों में उन्होंने
वो एक धर्मशास्त्री तो थे ही, उसका जिक्र बहुत हुआ है कि अच्छी तरह इस्लाम को जानते थे, इस्लामिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक कराया। और वो है जो सही मायने में किसी भी धर्म के होते हैं। हम धर्म को समझते नहीं, सिर्फ ये कमी है। हम धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। हमारे साथ समस्या ये उठी हुई है सभी के साथ। और ये उन्होंने बताया कि उस वक्त धर्म है क्या, इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। आत्मा, ज्ञान, भाईचारा, ये उनमें से कुछ है। और वो सभी धर्म यही सिखाते हैं उस वक्त। और साथ साथ जब अंग्रेज़ों के खिलाफ भी उन्होंने लिखा, अंग्रेज़ खिलाफ हुए, जो मुस्लिम लीडर्स थे बड़े, वो भी उनकी मुखालफत उसी वक्त से करनी शुरू कर दी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आप लोग सिर्फ धर्म के नाम पे बात कर रहे हो, धर्म की ही करते हो बात, आप सही मायने में लोगों का कॉमन बेनिफिट, कॉमन गुड क्या है, उसके लिए आप कुछ नहीं करते। उन लोगों को भी उनकी बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने एक अपनी कंस्टिट्यूंसी, अपने एक फॉलोअर्स, अपनी फैन फॉलोइंग इतने ज़बरदस्त हिंदुस्तान में बना ली कि कहीं भी गए उन्होंने वहाँ जो भाषण दिए, उनसे नौजवान प्रेरित होके महात्मा गांधी की उस लीडरशिप में हमारे आज़ादी के संघर्ष में कूद पड़े थे। और आगे जाके हम कहाँ तक उसमें पहुँचे। आदरणीय मोहसिना किदवई जी ने बताया था, एक बहुत बड़ी बात थी वो कि जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी जी ने जो उस वक्त एक आह्वान दिया था, एक ललकार के अंग्रेज़ों को कहा था कि छोड़ जाओ भारत। उस वक्त हमारे फिर कांग्रेस के अध्यक्ष कुछ वर्षों के बाद फिर मौलाना आज़ाद जी थे, 1940 में शायद फिर बने थे, 1940 से लेकर 46 तक रहे, जब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए वो छोड़ा। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नवंबर में ही हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं 26 नवंबर को, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी चुनाव हुए वो भी इनकी अध्यक्षता में हुए। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उस वक्त इतनी विस्तार पूर्वक चर्चा करके, डॉक्टर अंबेडकर ने दुनिया भर की कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के उसके बाद एक मसौदा इतना शानदार तैयार किया कि आज तक हिंदुस्तान के संविधान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आज उस संविधान को भी डिमोलिश किया जा रहा है। उस संविधान की जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं, मैं उनका जिक्र समय के कारण, आपके समय और अपने का कारण भी बात नहीं करना चाहता। बेशक हमारी एक ऐसी कमी है कि पॉलिटिशियन के आगे ये आ जाए तो पॉलिटिशियन भूल जाता है, दूसरों की भी कन्वीनियंस और लगा रहता है। मैं किसी और कारण जल्दी भागना भी चाहता हूँ, तो उसका मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज संविधान पे भी जो प्रहार हो रहा है, उस पर भी जो अटैक हो रहे हैं, आज मैं समझता हूँ हम सही श्रद्धांजलि मौलाना आज़ाद साहब को वो देंगे कि हम संविधान के लिए लड़ें। उसमें से हमारा जो राष्ट्रीयता की बात थी, जो उन्होंने उस वक्त कहा था कि बेशक हिंदुस्तान में जैसे कहा माना जाता था, क्लेम किया जाता था, हज़ारों वर्षों से हैं, हम अपनी सभ्यता ऐसे कहते हैं, लेकिन मुस्लिम भी 1000 से ज़्यादा वर्षों के हिंदुस्तान में है। ये भी उनका देश है, उनका राष्ट्र है जैसे हिंदुओं का। और ये अधिकार नहीं किसी को कि दूसरे को कोई जजमेंटल बने, उन पर आप जजमेंट पास करें। उन्होंने ये उस वक्त ये कहते हुए उन्होंने ये बातें का जिक्र किया था। आज जो संविधान के बिना पे हमारी राष्ट्रीयता तय हुई थी, आज कॉन्स्टिट्यूशनली बेस्ड नेशनलिज्म इज ऑल्सो अंडर अटैक। आज हिंदुत्व बेस्ड नेशनलिज्म का जिक्र हो रहा है देश में, और ये देश में सबसे बड़ी खतरनाक एक बात है। ये सही मायने में वो जो धर्म के, वो सही मायने में धर्म की मानने वाले हैं, जो मैंने बात बीच में कहा था, धर्म को मानने वाले हैं लोग, धर्म की नहीं मानने वाले। अगर ये धर्म की मान रहे हो ये लोग, तो आज जो देश में किया जा रहा है वो देश में रहा। एक बहुत अहम सवाल हमारे सामने आज है। मैं बस इतना कहता हुआ एक बार फिर इमरान प्रतापगढ़ी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज आपके बीच में आने का मौका दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ जी से भी कि मैं एकदम बीच में ऐसे ही औपचारिक तौर पे पूरा होना चाहिए प्रोग्राम, उसके बाद मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं इतनी की इजाज़त आपसे चाहता हूँ। बहुत शानदार, मुझे बहुत अच्छा लगा आज अशोक पांडे जी को दूसरी बार बोलते सुना। उस वक्त सोच रहा था कि आई हैड मिस समथिंग ऑल थ्रू माई लाइफ। आज दूसरी बार फिर उनको सुना, कुछ फिल्मी सीखने को हुआ। राम कल्याणी जी को मैं वैसे नहीं निजी तौर पे जानता, लेकिन इनको कौन नहीं जानता।
एक बायोमेडिकल इंजीनियर होते हुए इन्होंने किन किन चीज़ों पे, धर्म पे, सत्ता पे, हमारे कम्युनलिज्म पे, उन पे क्या क्या इन्होंने विचार रखे हुए हैं, वो अपने आप में ट्रीटाइसेस है, अपने आप में एक पढ़ने के काबिल वो चीज़ें हैं। कुछ कभी कभी देख लेता हूँ। आज मुझे प्रसन्नता हुई बहुत, उनका भी विचार यहाँ रूबरू होकर उनके भी सुनने का विचार आज मुझे मौका मिला। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय पवन कुमार बंसल जी। मैं हमारे पास आपके लिए एक अंगवस्त्र है, लेकिन अब मैं उसे ऑफिस लेके आ जाऊंगा क्योंकि आपको जल्दी जाना है, तो हमारे पदाधिकारी उन्हें छोड़ करके आए। देखिए, मौलाना आज़ाद साहब की शख्सियत, हम आखिरी मकाम पर पहुंच चुके हैं। मैं जब अभी उनके बीच में मैं जब उन पर थोड़ा पढ़ रहा था, उनके बारे में जान रहा था, तो आप अंदाज़ा लगाइए उनका नाम मौलाना से शुरू होता है और इस देश में IIT हो, IIM हो और UGC जैसी संस्थाएं हों जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बड़े बौद्धिक और बड़े ऐसे लोग जो बहुत दूरदर्शिता रखते हैं, वो उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री रहते हुए स्थापित की। और आप इस तरफ देख रहे होंगे कि संगीत नाटक अकादमी 1953 में उनके रहते हुए स्थापित हुई, साहित्य अकादमी 1954 में और ललित कला अकादमी 1954 में उनके रहते हुए, उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए इस देश में स्थापित हुई। कितनी बड़ी बात है। लेकिन आखिर में वही बात आ जाती है जो आज के इस कार्यक्रम का निचोड़ है कि कोई मौलाना आज़ाद ये सब कैसे कर पाता है, कोई मौलाना आज़ाद कैसे इतनी बड़ी शख्सियत बन पाता है। तो मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं। किसी का एक शेर है कि हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। कोई मौलाना आज़ाद कैसे बन पाता है? मैं कह रहा हूं अल्लाह लेलान की कोई मौलाना आज़ाद तब बन पाता है जब कोई महात्मा गांधी उसे मिलता है, कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू उसे मिलता है, तब जाकर के कोई ऐसी शख्सियत बहुत बड़ी और बहुत बड़ी बन पाती है। मैं इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे बहस में, पूरे इस सेमिनार में एक बात मैं कहूंगा कि जितना मैं लगातार मौलाना आज़ाद साहब को पढ़ रहा हूं, उतना ही मेरे दिल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए सम्मान बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो स्पेस दिया अपनी कैबिनेट में मौलाना आज़ाद साहब को काम करने के लिए, वो अद्भुत है। और ऐसी ऐसी नज़ीरें हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि लोग कहते हैं कि इतना एहतराम करते थे पंडित नेहरू जी, इतना सम्मान करते थे कि जब तक बैठ नहीं जाते तो खुद नहीं बैठते थे, कहते नहीं मौलाना बैठे तब बैठते हैं। वो ऐसी बॉन्डिंग थी, ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी जो आज के दौर में सियासत में भी, समाज में भी बहुत कम होती जा रही है। मुझे खुशी है कि जो नेहरू जी की परंपरा थी, उस परंपरा को इस देश में अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो वो आज हमारे नेता राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं। जो विनम्रता, जो सादगी, मैं अक्सर मंचों में यह बात कह रहा हूं कि नेहरू जी ने कहा था कि मेरी राख जो है वो भारत भर में बिखेर देना, मैं यहाँ की मिट्टी में मिलना चाहता हूं। और आज जब मैं राहुल जी को देखता हूं और उन्हें संघर्ष करते हुए और देश के कोने कोने में जा करके लड़ते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है कि नेहरू जी ने कहा था कि मुझे भारत भर में बिखेर दो, और राहुल जी ऐसा लग रहा है जैसे पूरे भारत भर को खुद में आत्मसात कर रहे हो, अपने अंदर समाहित कर रहे हो। ये बहुत अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। मैं एक नए नेहरू को इस देश में पैदा होते हुए देख रहा हूं, उस विचारधारा और उसी शक्ल के साथ। इस देश को न जाने कितने मौलाना आज़ाद की जरूरत है, न जाने कितने पंडित नेहरू जी की जरूरत है, न जाने कितने ऐसे तमाम बड़े लोगों की जरूरत है ताकि देश आगे बढ़ सके। मैं अपने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े भाई से कोई भाषण नहीं बल्कि चाह रहा हूं कि दिल्ली आपकी है, दिल्ली के लोग हैं साथ में बैठे हुए, आप आभार प्रदर्शित भी कर दें, अपनी बात भी रख दें। उसके बाद हम अपने मेहमानों को एक शॉल भेंट करेंगे, फिर हम आपके सभा को राष्ट्र गान से इस सभा की समाप्ति करेंगे। मैं बुला रहा हूं अनिल चौधरी जी। नमस्कार। इस मंच पर बहुत ही बड़े बड़े लोग विराजमान, जिनको मैंने सुना। आदरणीय अशोक पांडे साहब को मैं, जैसे बंसल जी ने कहा, दूसरी बार मैं भी सुन पा रहा हूँ, थोड़ा देर से पहुँचा। मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत ही सम्मान के योग्य
राम पुनियानी जी से, जिन्होंने अभी मौलाना अबुल कलाम साहब के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हमसे साझा की जो कि मैं समझता हूँ मेरे और आप सब लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जो शायद हमने कभी पहले ना सुनी। इस मंच पर मेरी बहन महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नीता डिसूजा जी भी मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिनको हम बीच बीच में सुन रहे हैं, जो आज के मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के संयोजक कहूँ या हम सबको इकट्ठा करने वाले हैं, या मौलाना साहब को आज जो एक तरह से फिर से शारीरिक तौर पर बेशक हमारे बीच में, लेकिन फिर से वो जीवन तरीके से हमें ये मौका दे रहे हैं कि उनको हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मेरे भाई जितने शानदार शायर हैं, मैं कहना चाहता हूँ उतने शानदार राजनीतिज्ञ भी। इमरान भाई आपकी खूबसूरती है, अपनी बात को जब कहने का तरीका है वो किसी से छुपा नहीं। और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, नौजवान काफ़ी तादाद में है, माइनॉरिटी के मेरे अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के पदाधिकारीगण, कई महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। आफ्ताब भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे एमएलए हैं, बहुत पुराना परिवार है। पवन बंसल जी अभी गए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय शक्ति सिंह गोयल साहब भी सम्मिलित हुए, उन्होंने भी अपनी बात रखी होगी, मैं उनको सुन तो नहीं पाया। साथियों, इतना सब कुछ जब हम सब लोगों के सामने अबुल कलाम साहब की बातें जब रखी जाएं, तो मैं नहीं समझता कि मेरे जैसे व्यक्ति पे कुछ उनके बारे में कहने के लिए बचा। लेकिन इमरान भाई ने जो लास्ट में 2-3 बातें कही है, मैं वही सोच रहा था कि जिस मंच पे मौलाना साहब की पिक्चर के दाएं और बाएं बाजू पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, जिसमें खास तौर से संगीत नाटक अकादमी है, साहित्य अकादमी है, ये ललित कला अकादमी है। इनको हम, क्योंकि मैं विधायक रहा, काउंसलर रहा, अक्सर इन अकेडमी से हमारा संपर्क रहता था। शीला जी मुख्यमंत्री थी, अक्सर इन अकेडमी से हम कलाकार और बुद्धिजीवी वर्ग को बुलाते थे, कार्यक्रम करते थे। लेकिन मैं ये जानकारी नहीं थी कि इन संस्थाओं, इनकी नींव डालने वाला जो व्यक्तित्व था वो मौलाना अबुल कलाम था। एक शब्द और यहाँ लिखा हुआ है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ बोला जाए सुनने के बाद, कि भारत रत्न। माफ करिएगा, ये रत्न की उपाधि बाद में मिली होगी, पहले उन्होंने वो कर्म किए थे। ये भारत रत्न उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने इस देश से मोहब्बत की, इस देश को अपने आप को सौंपा। और मुझे गर्व है कि ये कांग्रेस में ऐसे बहुत लोगों ने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया। इमरान भाई ने जो बात कही, ये हमारी धरोहर है, और इस धरोहर को इन्होंने सींचा है। जो मंच पे मैम बैठी, मेरी माँ समान बैठी, और ये आज हमारे लिए धरोहर है, क्योंकि उदाहरण है इस बात का कि कांग्रेस के लिए लोग कितने बातें करते रहे, विपक्ष कितना ही हमला बोलता रहे, लेकिन ये हमारी धरोहर है। इस देश को संजो के रखना, इस मुल्क के तमाम बासिंदों को एक साथ संजो के रखना। और आज मैं इस मंच से, जैसे मैंने इन लोगों को सुना, अशोक जी ने बहुत सारी बातें बताई, सर ने बहुत सारी बातें बताई, बंसल जी ने उसको रिपीट किया। मैं भी कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति, मौलाना साहब ने जो जिक्र किया कि कुतुब मीनार पे बैठ के, या कि जो आपने उदाहरण प्रस्तुत किया कि यदि 2 धर्म को बांट करके आज़ादी देने का काम कोई करे तो वो आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। ये मेरे नेताओं ने हमें बार बार हमें सीख दी है, और आज उसी सीख पर हम लोग डटे हुए हैं। हमने कभी अपने असूलों से कोई समझौता नहीं किया। 1995 में मैंने NSY ज्वाइन की थी मैं, और यही कारण था जो मैम ने बताया कि देश, इस मुल्क में अलग अलग जगह पे लोग माइनॉरिटी और मेजोरिटी में लोग रहते हैं। ये कांग्रेसी जानते थे, महात्मा गांधी जी जानते थे, पंडित नेहरू जी जानते थे, मौलाना आजाद साहब जानते थे, बाबा साहब जानते थे। यही कारण है कि आज तक कांग्रेस उसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है, और यही बात ये लोग जानते हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठे।
आज कोई भी माहौल हो, सरकारें कितना ही तानाशाही रवैया अपना करके आवाज दबाने की कोशिश करे, लेकिन अशोक पांडे साहब और राम पुनियानी जी जैसी आवाज को दबा नहीं सकती ये सरकार। हम लोग सियासती लोग हैं, सियासत में कांग्रेस की बात को ये लोग सियासत का रूप देकर के शायद दबा सकते हो, भ्रमित कर सकते हो, लेकिन इस मुल्क में ये सबको आजादी दी है कि अपने विचार रखने की आपको आजादी है, सही और गलत को कहने का आपको हक है। और यही कारण है कि हम लोग इस परिवार के अभिन्न अंग हैं, इस सोच के साथ जुड़े हैं। राहुल जी आज उसी सोच के साथ निडरता के साथ बात कहते हैं, और मुझे गर्व है इस नेता के लिए कि आज मुल्क में भी विपक्ष के रूप में कोई नेता है जो देश के प्रधानमंत्री से आंखों में आंखें डाल के प्रश्न कर सकता है, तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। इसीलिए मैं मौलाना साहब के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। जैसे कहा कि सूर्य को दिया दिखाने वाली बात होगी, लेकिन इस नेता के बारे में जितना जाना है आज, मैं साथ ही यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैं कुछ यहाँ से लेके जा रहा हूँ, मैं देख रहा था बड़े गौर से लोग सुन रहे हैं, बड़ी आपने ईमानदारी के साथ बहुत कुछ चीज़ों को सुना है, जाना है। मैं भी इस मंच से कुछ संदेश लेके जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोग भी कुछ लेके जाएंगे। और ये जो संदेश है, जो मौलाना साहब का जीवन रहा है, पहला शिक्षा मंत्री जो नींव डाली, जो संस्थान दूसरी तरफ लिखे हुए हैं, उनकी नींव डालने वाला व्यक्ति जो इस देश के इस मुल्क को एक साथ जोड़े रखने की बात करता था। और लास्ट जो उनका भाषण, जो मैंने शायद पहले नहीं सुना था, इमरान भाई ने अपने शब्दों से जिस तरह से सुंदर तरीके से यह प्रस्तुत किया, ऐसा लग रहा था कि मौलाना साहब वहाँ लाल किले चांदनी चौक में जिन्होंने भाषण दिया, आज वो भाषण यहाँ से चल रहा है। अंदाजा लगाइए किस तरह से उन्होंने अपने दर्द को वहाँ अपनी आवाम के सामने प्रस्तुत किया होगा, समझाया होगा। लेकिन समय बड़ा बलवान है, उस समय जो परिस्थितियाँ बनी, जो मुल्क बटा, उसमें मेरे इस नेता का जो दर्द है वो झलकता है। और इसलिए अंत में कहते हुए, भाई ने मुझे मौका दिया, सौभाग्य दिया, कांग्रेस परिवार को और आम जनमानस लोग हैं, बहुत सारे सामाजिक लोग देख रहा हूँ, आम युवा देख रहा हूँ जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। कांग्रेस जन के लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका रहा अपने उस नेता को पुष्प अर्पित करने का, श्रद्धांजलि देने का। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आप जैसे व्यक्तित्व को सुनना, उन्होंने आज मौलाना साहब के जीवन पर रोशनी डाली और फिर से उनको जीवन किया। तो बहुत बहुत सभी का आभार, धन्यवाद करना चाहता हूँ। अपने अवसर से खासतौर से इमरान भाई, जो आपने कहा है कि ये संगोष्ठी न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी आयोजित की जाएंगी, और कांग्रेस अपने 150 वर्ष के इस गौरवमयी जो हिंदुस्तान का इतिहास है आज़ाद का, उसको हम मना रहे हैं। अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। 70 साल बांग्लादेश की जो वॉर हुई, उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने वीर योद्धाओं को हम याद कर रहे हैं, उसके भी गवाह रहे हैं हमारे वीर सपूत, ऐसे नेता भी, उनको हर समय हम याद करते हैं। लेकिन आज उनका मौलाना साहब का दिन था, और उनको हमने इससे बेहतर तरीके से शायद उनको याद नहीं कर सकते थे। उसके लिए इमरान भाई आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।